जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे जो हमारे आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में बार बार वहां पे रिपीट आपके हुआ करते। और साथ साथ दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट वो भी चीजें बताऊंगा जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछ ली जाती है। यहाँ पे जो चीजें आपको जैसी बताई थी वैसे पॉइंट पॉइंट चीजें आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना है। और यकीन मान चला दोस्तों, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे आपके सिलेक्टेड वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपका आर्मी नर्सिंग का न्यू पैटर्न जो सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग में सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। और जो चीजें जैसी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें जो मैं एक्स्ट्रा भी यहाँ बताता चलो सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट करते हुए चलिएगा। दोस्तों जो एक पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा, अच्छा ये बताओ एक बहुकोशिकीय जीव कौन सा इनमें से। दोस्तों यहाँ पे क्या सारे ऑप्शन तो आपको एक सामने यहाँ पे दिख ही जाते हैं, आपका माइंड तुरंत यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। और साथ साथ जो इसके मैं मेन मेन जितने पॉइंट आप करा दूं वो सारे पॉइंट भी आपको फोकस वहां पे करते हुए चलना है। तो एक बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन कभी आपका पूछा गया आप यहाँ पे ये काउंट जरूर करते रहना कि आपका कौन सा पार्ट वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। और जो पार्ट वीक है ना उस पर आपको ज्यादा फोकस वहां पे करना है। बस जो अब जो ये टाइम बच रहा है ना यहाँ पे जितने ज्यादा आपको जो ये आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस वहां पे करोगे उतना ही बेनिफिट वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कराई दिए वहां पे बस वो क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ये दोनों तैयार करके आप जब भी पेपर बैठोगे पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया, बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव कौन सा आपका हो जाएगा। तो सीधा सीधा राइट आंसर आपको यहाँ पे कितना बता देना, जो आपका यहाँ पे एग्रीकस यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर एक दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये एग्रीकश होता है ना ये एक आपका क्या होता है, कवक होता है। ये क्या आपका होता है, कवक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फंगस के नाम से जाना जाता है। ये समानता जो आपके मशरूम के रूप में जाना जाता है, जो आपका मशरूम होता है इसी के रूप में ये आपका वहां पे जाना जाता है। और दोस्तों आप देखोगे आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके जनक खोज करता, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है। मैं चार जितने पॉइंट एक्स्ट्रा नोट कर रहा हूँ सारे नोट करना जो चीज आपको पता ना हो, क्योंकि आपके जितने मुझे याद आते रहेंगे मेन मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते मैं सारे आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो जितने पॉइंट बताऊं सारे नोट करना, सारे आपके इंपॉर्टेंट वही पॉइंट होंगे जो आपके एग्जाम में जिनके ज्यादा चांस है पेपर में आने के। तो दूसरा कभी अगर आपसे ये पूछा गया रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया अच्छा ये बताओ जो आपका रक्त परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण है दोस्तों इसकी खोज किसने की थी, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद सेकंड आप ये बताना, अच्छा ये बताओ जो आपका लिंग हार्मोन है, क्या पूछेगा, जो आपका लिंग हार्मोन है इसकी खोज किसने की थी। तीसरा एक ये बताना जो आपका बैक्टीरिया होता है, क्या है बैक्टीरिया, ये बताओ बैक्टीरिया खोज किसने की थी। एक ये बताना आप जो आपका क्या हो जाएगा रक्त परिवर्तन, रक्त परिवर्तन अगर ये वर्ड लिख के आ गया इसकी खोज किसने की। या भी दोस्तों एक और नोट करना यहाँ पांचवा, अगर कभी आपसे ये पूछा गया जो आपका सल्फर ड्रग्स है, जो आपका सल्फर ड्रग्स होता है इसकी खोज किसने की थी। या फिर दोस्तों एक और ये बताना जो आपका बीसीजी, जो आपका बीसीजी नाम से जो बीसीजी लिखना बीसीजी की खोज किसने की थी, ये सीधा सीधा आप नोट करना। ये आपके वो चीजें हैं इनके खोज करता अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके आंसर कभी अगर पूछा जाए अगर किसी का पता है अच्छी बात है, किसी का ना पता सारे नोट जरूर करना क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती है। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, किसका नाम बताओगे, यहाँ पे सीधा सीधा आप बताओगे विलियम हार्वे। किसका नाम याद होना चाहिए, विलियम हार्वे का नाम आपको पता होना चाहिए। और लिंग हार्मोन की खोज किसने की थी, यहाँ वैज्ञानिक का नाम क्या लिखोगे, स्टेनॉच लिख लेना, स्टेनॉच यहाँ पे हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, कभी अगर आपसे पूछा गया तो किसका नाम बताओगे, यहाँ सीधा बताओगे लुईन हॉक। किसका नाम बताना है, लुईन हॉक का नाम बताना है। अगर पूछा गया रक्त परिवर्तन इसकी खोज किसने की थी, वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, यहाँ पे कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर का नाम आपको यहां पता होना चाहिए। कभी पूछा गया जो आपका सल्फर ड्रग्स है इसकी खोज किसने की थी, तो सल्फर ड्रग्स में किसकी खोज करता है क्या बताओगे, यहां पे लिखना क्या, डगमैन, क्या लिख लोगे डगमैन, यहाँ पे नोट कर लेना। अगर पूछा गया बीसीजी इसकी खोज किसने की, वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, ग्यूरिन, क्या हो जाएगा ग्यूरिन कालमेट,
यूरिन कालमेट, ये नाम पता होना चाहिए। ये आपके वो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। अगर ये चीजें पता है बहुत अच्छी बात है, ना पता भाई नोट करना। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए आपको इनके आंसर पता वहां पे होने चाहिए। आपका जो जितना हमारा सिलेबस है ना सारा, मैं इन्हें प्रैक्टिस करके आपको रिवीजन भी वहां पे कराता करूंगा, ताकि आपको वो चीजें पता भी चल जाए जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो आपका पार्थेनोकॉर्पी क्यों किसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो बताओ, ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में सामने आपको सीधे सीधे वहां पे दिख जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा किसके रूप में ये परिभाषित आपका वहां पे किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप कितना बताओगे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहाँ पूछ लिया गया तो इसका राइट आप कितना बताओगे वहां पे? इसका राइट दोस्तों कितना आपको बताना है, ये आपका हो जाएगा क्या? निषेचन। क्या लिखा है यहाँ पे? निषेचन के बिना फलों का विकास। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि जो आपका ये वर्ड लिखा जा रहा है पार्थेनोकॉर्पी, इसमें क्या होता है? फल बनते हैं लेकिन बीज नहीं बनते। केवल फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण वहां पे नहीं होता है। और दोस्तों अगर एग्जाम में कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा एक ये बताओ जो आपका विटामिन के बारे में, एक चीज अच्छे से नोट कर लेना कि विटामिन के बारे में जो आपका रक्त का थक्का होता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी हमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आते जाएंगे, मैं सारे आपको कराता चलूंगा कि जो आपका दोस्तों रक्त का थक्का, जो आपका रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है? विटामिन सी आपका जो के होता है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? जो हमारा रक्त होता है, रक्त के थक्का को जमाने में तो कौन सा विटामिन हेल्प वहां पे करता है? तो किसका नाम बताना है? विटामिन के का नाम यहाँ पे आपको बता देना है। और एक चीज दोस्तों ये बताना कि जो आपका रक्त का थक्का यहाँ पे बनता है, ये जो आपका रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी होती है? कौन सी प्रोटीन इसके लिए अनिवार्य होती है? तो प्रोटीन दोस्तों कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से प्रोटीन अनिवार्य है रक्त के थक्के को बनाने के लिए, तो प्रोटीन का नाम आपको क्या बताना है? तो यहाँ पे नोट कर लेना क्या हो जाएगा वो प्रोटीन। यहाँ पे लिखेंगे फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, ये यहाँ पे नोट कर। सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन से प्रोटीन हमें जरूरत पड़ती है, कौन सा हो जाएगा? फाइब्रिनोजन आपका यहाँ पे ये प्रोटीन आप यहाँ पे नोट कर लेना। अगर दोस्तों कभी पूछा गया जो आपका ब्लड होता है, जो ब्लड होता है, अब ये बताओ अम्लीय होता है क्षारीय होता है, इसकी प्रकृति अगर कभी आपसे पूछ ली जाए तो इसके प्रकृति क्या बताओगे? दोस्तों जो आपका रक्त होता है ना, क्या बताओगे? ये क्षारीय प्रकृति का यहाँ पे होता है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम में, ये तीनों तीनों पूछे भी जा चुके हैं और ये तीनों आपको क्लियर बिल्कुल यहाँ पता भी होने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे कितना हो जाता है। अच्छा बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन, हमें उस हार्मोन का नाम बताना है जो केवल जानवरों में ही आपका पाया जाता है। तो जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन का नाम आप क्या बताओगे? ये दोस्तों होता है क्या? ये 4 ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में आते हैं सीधा बताइएगा ऑक्सीन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। अब ये क्या करता है? कोशिका वृद्धि और झुकाव के लिए जिम्मेदार यहाँ पे होता है। यानी तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? हाँ, हार्मोन नहीं है। तो ये ऑक्सीन जो हार्मोन होता है ना, ये जानवरों में आपका नहीं पाया जाता है। क्या बताओगे? ऑक्सीन हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीन हार्मोन कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाता है पौधों में। कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। और ये क्या करता है? कोशिका वृद्धि और झुकाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो आगे मान लो पौधे होते हैं जो झुके हुए होते हैं, उनमें के लिए ये आवश्यक वहां पे होता है। तो क्या बता दोगे? ऑक्सिन हार्मोन आपका नहीं पाया जाता है जानवर में। इसके अलावा इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एड्रेनलिन है, ये सारे आपके जानवरों में पाए जाते हैं, लेकिन जो आपका ऑक्सिन हार्मोन होगा ये वहां पे नहीं पाया जाता है। और दोस्तों आपसे एक कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अब देखा होगा कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। ये तो हम सभी को पता है। अगर अगर ये पूछ लिया जाए अच्छा कान में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, तो क्या बताओगे कान में कितने प्रकार की हड्डियां? तो टोटल आपके 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, कोई भी हड्डी आपसे वहां पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके कर्ण होते हैं, जो हमारा कान होता है, कौन कौन सी हड्डियां इसमें पाई जाएंगी? एक हड्डी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? मैलियस। ये तीनों नाम पता होने चाहिए। एक हड्डी का नाम हो जाएगा मैलियस,
और इसके बाद जो दूसरी हड्डी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इनकस, इंकस या इनकस, ये वर्ड आपको लिखा मिल जाएगा। और तीसरी हड्डी दोस्तों जो आपकी इष्टपीज होती है, क्या होती है, इष्टपीज होती है। और यही हड्डी दोस्तों क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की, जो कि आपके कान में वहां पे पाई जाती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पे ये आपसे पूछा जाता है कि ये सीधा सीधा लिख के आएगा कि मांसपेशी, क्या लिख के आएगा, ये बताओ, मांसपेशी एवं अस्थि, या जो आपकी हड्डी होती है, मांसपेशी एवं हड्डी का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, जोड़ कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो क्या कहलाएगा, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आप बताओगे, टेंडन। क्या कहा जाता है, टेंडन आपको यहाँ पे कहा जाता है। और कभी अगर आपसे ये चीज पूछी गई, अच्छा ये बताओ, हड्डी से हड्डी का जो जोड़ होता है, अस्थि से अस्थि, अस्थि से अस्थि का जो जोड़ होता है, ये कहा क्या होता है, इसे क्या कहोगे आप, लिगामेंट। इसे क्या कहोगे आप, इसे कहोगे लिगामेंट्स कहा जाएगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जितने मैं पॉइंट यहाँ बताता चलो, सारे पॉइंट आप जरूर यहाँ पे तैयार करना। सीधा क्या आएगा, मांसपेशी एवं अस्थि का जोड़ क्या कहलाएगा, टेंडन बताना है। अस्थि का अस्थि, लिगामेंट बताना है। कान में कितने प्रकार की हड्डियां हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, मैलियस है, इंकस है, स्टेपीज है। मैं पूरा आपका जो चैप्टर है हमारा वो आपका रिवीजन भी कराता चलूंगा, जैसे आपको यही पता चले कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर पूछ सकता है वहां पे। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है, लगभग हर बच्चे को इसका मतलब आंसर पता भी वहां पे होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो किसका नाम बता देना, अर्थोपोडा का नाम आपको यहाँ बता देना। दोस्तों जो आपका अर्थोपोडा होता है, इसमें आपका कीट हो गया, मकड़ी हो गई, झींगा होती है, आज शामिल यहाँ पे होते हैं। क्या क्या शामिल होता है इसमें, अगर कभी पूछा गया, जैसे आपका कीट होता है, कीट इसी में आपके आते हैं, कीट हो गया, या फिर जैसे आपका झींगा हो गया, या फिर आपका मकड़ी हो गई, ये सारे किसमें आते हैं, इसी में आते हैं, मकड़ी हो गई। या इसके बाद दोस्तों जब आपका झींगा होता है, झींगा देखा होगा, ये सारे इसी में आपके अर्थोपोडा में यहाँ पे आ जाते हैं। इनमें दोस्तों क्या होता है, खंडित शरीर और बाह्य कंकाल होता है। इनके शरीर क्या खंड 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 होते हैं, खंडित शरीर वहां पे होता है। तो क्या बताओगे, अर्थोपोडा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों आप देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर रहे होगे ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये पूछेगा, ये बता जो दूध का रंग होता है सफेद, किसकी वजह से होता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार हम देखे होंगे, अगर प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे कर रहे होंगे, या फिर ऑलरेडी आपने एग्जाम नर्सिंग का वहां पे दिया होगा, तो आप खुद ही पता होगा ऐसे क्वेश्चन कितनी बार वहां पूछे गए। तो अगर कभी आपसे पूछा गया, लिखना यहाँ पे एक पॉइंट, अच्छा ये बताओ, जो आपका दूध होता है, दूध का सफेद रंग, दूध का जो श्वेत रंग होता है, इसका कारण क्या होता है, किसकी वजह से होता है, तो आप सीधा सीधा क्या बताओगे, इसमें क्या होता है, दूध का जो श्वेत रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होगा, तो क्या बताओगे यहाँ पे, कैसिन। इसमें दोस्तों आपको एक कैसिन प्रोटीन पाई जाती, क्या बताओगे, कैसिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग कैसा होता है, सफेद रंग का यहाँ पे होता है। या फिर दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक पॉइंट ये यहाँ दूसरा नोट करना, ये बता किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, कि जो आपका विटामिन सी होता है, ये सबसे ज्यादा किसमें आपका पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा, आप बताओगे, आंवला। विटामिन सी किसमें सबसे ज्यादा है, तो सीधा राइट आंसर आप बताइएगा आंवला का। क्या बताओगे, आंवला का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ बता देना। एक ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि जो आपका विटामिन डी है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या होता है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या बताओगे, क्या बताओगे आंसर, सूर्य की रोशनी, जो सूर्य का प्रकाश होता है, विटामिन डी का प्रमुख यहाँ पे स्रोत होता है। तो सीधा राइट आंसर क्या लिखोगे यहाँ पे, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें। दोस्तों ये सीधा आप यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लेना। ये तीनों पॉइंट भी नोट करना जो आपके एग्जाम में के लिए बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं, किन स्थायी कोशिकाओं में आपके जो यहाँ पे क्या पूछा है, स्थायी ऊतकों में जो आपकी कोशिकाएं होती हैं ये कैसी होती है, मृत होती हैं। तो क्या बताओगे राइट आंसर, यहां बताना आप क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा।
ऑप्शन नंबर 3 इसका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये स्क्लेरकाइमा होता है, ये ऊतक में कोशिकाएं मोटी और मृत यहाँ पे होती है। अब ये पौधे जो हमारे होते हैं ना, को कठोरता और सहारा ये प्रदान करने का मेन वहां पे काम करते हैं। अब ये पौधों के कठिन भागों में ही आपके जो कठोर भाग होते हैं ना पौधों के, उन्हीं में ये आपके पाए जाते हैं। और उसका कई साल बाद एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया, हड्डियों से आया था, कि मैं नोट कराता हूँ, शायद नोट करा तो आगे डाउट क्लियर, मैं बता दूं क्या डाउट बच्चों के यहाँ पे हुआ है। देखो, अगर एक ये बार पूछा जाता है कि जो आपके नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी है, अगर ये पूछा गया कि जो आपके नवजात, सीधा सीधा क्या वर्ड लग गया, अगर नवजात यहाँ पे लग गया, इनमें हड्डियों की संख्या कितनी है। या फिर अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ जो वयस्क व्यक्ति हैं इनमें हड्डियों की संख्या कितनी यहाँ पे हो जाएगी। या फिर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ जो आपकी हड्डी होती है, हड्डी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। या फिर एक ये पूछेगा, सबसे लंबी हड्डी, क्या पूछेगा, सबसे लंबी हड्डी। ये कुछ हड्डियों से जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें ज्यादा डाउट बच्चों में यहाँ पे होता है। दोस्तों कभी अगर आपसे ये चीज पूछा गया कि नवजात में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको हमेशा बताना 300 हड्डियां पाई जाएंगी। और दोस्तों जो आपका वयस्क का अगर पूछा गया, वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको या तो 206 देगा या आपका 208 यहाँ पे देगा, पर ज्यादातर आपको 206 ही ऑप्शन वहां नजर आएगा। तो इसमें कभी कंफ्यूज ना होना, ये तीनों चीजें आप नोट करना। नवजात में 300 लिखना, वयस्क में 206 या 208, पर ज्यादातर आपको 206 ही हड्डियां वहां पे दिखेंगी। अगर ऑप्शन में 206 ना दिखे, 208 आपको दिख जाए, तो उस पे ही आपको टिक कर देना है। अगर ये कोई आपको ना दिखे, अगर नवजात शिशु अगर वर्ड लगा हुआ है, अगर ये तीनों दे दे लेकिन नवजात यहाँ वर्ड लग गया, तो आपको 300 वाले पे ही मार्क वहां पे करना। ये क्वेश्चन आपका एक रिलेशन भर्ती में आया था, जहां कई सारे बच्चों बहुत सारा डाउट वहां पे क्रिएट हो गया था। अब दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हड्डी होती है मुख्यतः मतलब किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती हड्डियां। तो यहाँ पे क्या बताओगे, जो आपकी हड्डियां होती है ये आपकी मेन जो आपका कैल्शियम फास्फेट होता है, क्या बताओगे यहाँ पे, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा नोट कर लेना, कैल्शियम फास्फेट की हड्डियां बनी होती हैं। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, हम सभी को पता है, फीमर की हड्डी। ये कौन सी होती है, फीमर की हड्डी सबसे लंबी आपकी हड्डी यहाँ पे हो जाती है। तो ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो हड्डियों से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और बच्चा काफी डाउट वहां पे होता है, और कई बार क्वेश्चन आता हुआ भी हमारा वहां पे गलत हो जाता है। अब ये बताओ, वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित क्या होता है, जो वृषण होते हैं आपका टेस्टिस होते हैं वहां पे, अब इनमें उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं मूत्राशय, अंडाशय, यौन या अंडकोश की थैली। तो क्या बताएंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पूछा गया सीधा सीधा, तो आपको क्या बताना राइट आंसर यहाँ पे। ये दोस्तों आपका हो जाएगा अंडकोश की थैली। तो भाई होती वहां पे क्या होती, अंडकोश की थैली होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आप राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये वृषण होते हैं, जो आपका टेस्टिस यहाँ पे होते हैं, ये अंडकोश की थैली में ही आपके वहां पे स्थित होते हैं। अब ये उदर गुहा के बाहर त्वचा के एक थैली में इस वजह से आपके वहां पे रखते हैं कि ये होता जो यहाँ पे स्पर्म बनता है, तो स्पर्म के लिए क्या होता है, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, तो इसीलिए बाहर आपके होते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे इसका कम रहे, और जो आपका स्पर्म काउंट होता है इसमें कोई दिक्कत वहां पे ना, यानी स्पर्म काउंट आपका अच्छा वहां पे बनता रहे। यानी तो ये मान चलना, जो आपका स्पर्म बनता है तो अंडकोश के थैली में ही आपका बनता है। अब इसका जो टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पे होता है ना, ये मान चलो जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है उससे कम आपका 2 से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर आपका, जो आपके थैली नीचे होते हैं, टेस्टिस वहां पे होते हैं, वहां का इसका टेम्परेचर आपको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आप कम ही वहां पे आपका होता है। तो इसी वजह से जो आपके स्पर्म होते हैं वो आपके आसानी से बनते हैं और वो खराब वहां पे नहीं होते हैं। अब तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ शरीर का, देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये बताओ जो आपका शरीर का, ऐसा सीधा लिख के आएगा, शरीर का सबसे बड़ा, शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम बताओ। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा गया किसका नाम बताना, भाई जिगर होगा, जिगर। क्या होता है आपको सीधा सीधा क्या बताना है, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जिगर। जिगर आप राइट आंसर यहां बता देंगे। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ जो आपका लीवर होता है, लीवर, लीवर का अगर कभी आपसे वजन पूछा गया,
कि लीवर का वजन लगभग कितना होता है। तो लीवर का वजन अगर आपसे पूछा गया तो क्या बताओगे, यहां बताइएगा 1.5 से लेके 2 kg तक आपका किसका वजन होता है, आपके लीवर का यहाँ वजन हो जाता है। और दूसरा जो आपका ये लीवर होता है ना, ये क्या करता है, जो आपका लीवर होता है ये दोस्तों ये भी पॉइंट नोट करना, पित्त का निर्माण यही करता है। जो आपका पित्त का निर्माण होता है यही पित्त का निर्माण भी आपका यहाँ पे करता है। देखो ये चीज आप इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है, क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछेगा कि हमारे शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है। तो क्या बताओगे, जो आपका लीवर होता है, जो हमारा क्या होता है लीवर होता है, तो इसी लीवर में दोस्तों क्या होता है, आपका पित्त का निर्माण भी यहाँ पे होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हमारे दांत होते हैं ये हमारे पूरे जीवन काल में कितनी बार आते हैं, अगर कभी पूछा गया तो क्या बताओगे, हमारे जीवन काल में जो हमारे दांत होते हैं ये 2 प्रकार के आपके होते हैं। तो यहाँ मैं प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहा हूँ, साथ साथ आपके मैं इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते, यानी जिससे हमारा पूरा सिलेबस भी एक बार रिवीजन हो जाए। तो जो चीजें हमें लगे भाई ये चीजें हमें नहीं पता थी, ताकि हम उस पर ज्यादा फोकस करें और उसकी तैयारी वहां पे करें, क्योंकि भाई इसी बार अपने एग्जाम यहाँ पे क्लियर करना। और ये सारे क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी पैटर्न के ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर किसी बच्चों को ये लगता है कि भाई हमें कुछ चीजें नहीं याद आ रही है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको ये इसमें अपलोड कर रखे ना, बस यही आपको तैयार करने। यकीन मान चलना, आप जब भी पेपर में बैठोगे ना, इसके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो जितना टाइम बचा है इसमें आपके देखो, इसमें आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जहां बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के, सारे मैंने आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो दे रखे हैं, बस उस पर आप तैयारी करना। जिसकी आप ये मान सकते, बायोलॉजी किसी के 28 होंगे, किसी के 32 होंगे, किसी के 3000 होंगे। लेकिन अगर जो बच्चा वो तैयार कर लेता, अभी लगभग 1 महीना टाइम है आपके पास, तो जो बच्चा वो चीजें तैयार कर लेता है, यकीन मान चलना एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आपको वहां पे दिखेंगे। और इसके अंदर दोस्तों मैंने आपको 50 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, ताकि जितनी ज्यादा आप मॉक टेस्ट वहां पे देखो ना, वहां से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप ये देख सकते हो कि कौन सा पार्ट हमारा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, और हम पूरे 1 घंटे में कितने क्वेश्चन वहां पे कर पा रहे हैं। ये सबसे बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो ये जो मॉक टेस्ट मैं यहाँ पे दे रखे, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अभी से डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना, आप ये देखना कि कितना टाइम लग रहा है। और पता है मॉक टेस्ट देने का सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये देखने मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि जो आपका कंपटीशन कितना आपका हो रहा है। जैसे कि ये बच्चे, ये मान लो कोई 10,000 बच्चे ने एक मॉक टेस्ट दिया, लगभग इतने बच्चे वहां मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा भाई कि आपकी इसमें रैंक क्या आ रही है, कि 10वीं रैंक है, 20वीं है, पहली रैंक है, कौन से नंबर में आप वहां पे आ रहे हो। क्योंकि कंपटीशन तो आपको इन्हीं बच्चों से वहां पे तो होने वाला, वहां पे तो इन्हीं के बीच में अपने रैंक देखने को पता चलेगा भाई हम सिलेक्शन में कितनी दूर है, कितने पास, जो कि आपको क्लियर यहाँ पे होता चलेगा। और ये आपका मॉक टेस्ट में ही ये चीज वहां पता चलेगी। तो मॉक टेस्ट देना आप बिल्कुल वहां पे ना भूलिएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना क्या कहा जाता है। उगनो क्या कहा जाएगा, क्या बताओगे, सीधा सीधा ये कहा जाएगा, आप बताओगे टिश्यू कल्चर। क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ बता दोगे। दोस्तों जो आपका टिश्यू कल्चर होता है, ये तकनीकी में कोशिकाओं में से नए पौधे विकसित यहाँ पे होते हैं। क्या बताओगे, टिश्यू कल्चर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी ये पूछा गया, अच्छा एक चीज ये हमें बताओ, हमारे शरीर से कौन कौन से विटामिन का निर्माण होता है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पूरा मैं सिलेबस आपका कवर रिपीट भी करा दूंगा, मैं रिवीजन कराता हुआ चलूंगा साथ साथ। तो अगर कभी ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ कि हमारे शरीर में कौन से विटामिन का निर्माण होता है, शरीर में कौन से विटामिन का निर्माण होगा, तो क्या बताओगे दोस्तों, यहां बताओगे विटामिन एक तो हो जाएगा डी, और एक क्या हो जाएगा, विटामिन बी3 का निर्माण कहाँ पे होता है, इनका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। कभी क्वेश्चन पूछा गया विटामिन डी, विटामिन बी3, आपको सीधा सीधा याद यहाँ पे होना चाहिए। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ हमें कि जो आपकी सब्जियां होती हैं, अच्छा ये बताओ जो आपकी सब्जियां होती, क्या पूछेगा सीधा सीधा, एक ये बताओ में सब्जियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, सब्जियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, सब्जियों में मुख्यतः क्या पाया जाएगा, आप बताओगे भाई हमें तो पता ही, हम तो बताएंगे सीधा विटामिन। सब्जियों में मुख्यतः क्या होता है, विटामिन आपका यहाँ पाया जाता है। ये चीज सीधा सीधा, ये दोनों पॉइंट नोट करना, आपके एग्जाम में दोनों चीजें वहां पूछी जा चुकी हैं।
एक सवाल पूछा गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इनका पूर्ण पाचन अगर पूछा गया कहाँ पे होता, आप क्या कहोगे, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर दोस्तों एक क्वेश्चन ये बताओ, अच्छा हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखो यहाँ पहले ये बताओ, जो आपका छोटी आंत हो गया, तो छोटी आंत में क्या होता है, आपका एक एंजाइम द्वारा सभी पोषक तत्वों क्या होता है, पाचन पूरा यहाँ पे होता है। और यहाँ पाचन रस जो होता है, ये आपका अग्न्याशय और यकृत से ही यहाँ पे आते हैं। तो जो आपको ये पाचन करता है ना, इसके अगर पूछा जाए इनके जो रस आते हैं कहाँ से आते हैं, तो अग्न्याशय हो गया, आपका यकृत हो गया, जो वहां पे रस आते हैं, तो उसी से क्या होता है, इसका पाचन वहां पे आपका होता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे शरीर में गुणसूत्र कभी अगर आपसे पूछा गया, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो क्या बताओगे, इनकी संख्या ये हो जाएगी दोस्तों 46 आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ कौन सा कोशिकांग, कभी अगर आपसे पूछा गया, अच्छा एक चीज ये बताओ, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण, क्या बताओगे, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, ये सीधा सीधा वर्ड वहां पे लिख के आएगा, प्रोटीन संश्लेषण में आपकी सहायता करता है, में सहायता करता है। कभी अगर पूछा गया तो किसका नाम आपको बताना है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बताओगे, राइबोसोम, किसका नाम बताओगे, यहाँ पे आपको राइबोसोम का नाम यहाँ पे पता होना चाहिए कि कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती, यानी क्या पूछेगा, कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, क्या नाम बताओगे, राइबोसोम बताना। और ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे हो जाते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाई सत्य नहीं, ये देख लेना, अभी एक क्वेश्चन मुझसे भी डाउट वहां पे आ गया था, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन ये जरूर पढ़ना, क्या चीज पूछा गया, कौन सा सत्य नहीं है, ये चीज यहाँ पूछी जा रही है। तो एक बार ये सारे ऑप्शन एक बार पढ़िए, भी बताइए इनका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाता है। अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया, क्या बताओगे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्र दो चरणों में होता है, ये बात तो भाई बिल्कुल सही है। अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप परिणाम कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती, भाई यही चीज आपकी क्या इसमें गलत आपकी दी जा रही है। तो क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती, ये चीज जो आपका दिया यही आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यही कथन आपका सत्य यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अगर कभी आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नोट करना, कई बार एग्जाम में आ चुका है, अगर कभी आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक होता है, क्या पूछेगा सीधा, कौन सा तत्व जो आपके पौधे होते हैं, ये सीधा वर्ड लिख के आएगा, कौन सा तत्व पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, पौधों की कोशिका भित्ति, ये सीधा वर्ड वहां पे लिखा रहेगा। आप देखना कि आप कितने आंसर यहाँ पे दे पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे। क्या पूछेगा, कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति यानी जो आपकी सेल वॉल होती है कि संरचना का घटक, क्या बताएगा, संरचना का घटक है, तो किसका नाम बताओगे भाई, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कैल्शियम का नाम। ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा ये बताओ सबसे छोटी, क्या पूछेगा, सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम बता दो, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी यहाँ पे, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका किसका नाम बताना है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, क्या बताओगे यहाँ पे, माइको प्लाज्मा का नाम आपको पता होना। ये दोनों पॉइंट यहाँ नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं पूरे सिलेबस आपका रिवीजन भी कराता चलूंगा, जहां जहां और जो चीजें मुझे याद आती जाएगी, जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए, मैं सारे पॉइंट कवर कराऊंगा। लेकिन याद तो आपको ही करने होंगे, बस याद आप वहां पे कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट एक बार आप यहाँ पे ले लीजिएगा। अब बताओ निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, तो अग्न्याशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, भाई ये हम सभी को पता है, तो सीधा सीधा क्या बताएंगे, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है कहाँ स्रावित होता है आपका, ये अग्न्याशय से हो जाएगा। ऑप्शन 3 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अभी जो रिलेशन भर्ती लखनऊ में यहाँ पे हुई थी आपकी आरबी नर्सिंग की, एक क्वेश्चन सीधा सीधा ये आपका पूछा गया है कि किसे, ये क्या पूछा गया, किसे जीवन की, ये बताओ चाहे किसे जीवन का
भौतिक आधार, किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है, किसका नाम बताओगे, ये बताओ किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है। तो यहाँ पे क्या बताओगे, जो आपका जीव द्रव्य है, क्या बताओगे, जीव द्रव्य का नाम आप यहाँ पे बता देना। प्रोटो, क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटो, इसका राइट आंसर क्या लिख लेना, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटो प्लाज। दोस्तों ये इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगर कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो आपके द्वि नाम पद्धति है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छा ये बताओ द्वि नाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, द्वि नाम पद्धति की जन्मदाता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे, यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताना है कैरोलस, कैरोलस लीनियस का नाम, कैरोलस लीनियस का नाम सीधा सीधा आपको यहाँ पता होना चाहिए। कैरोलस लीनियस का नाम यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे ये, अच्छा ये नोट करना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज एग्जाम में कई बार हमारी पूछी भी जा चुकी है। सीधा पूछेगा द्वि नाम पद्धति के जन्मदाता कौन है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे ना, आप देखोगे कई सारे यारों जडारों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया होगा आपका, तो वहां सारा कुछ आपको क्लियर होता चलेगा। तभी मैं कहता हूँ जितना हो पाए अब आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे करनी स्टार्ट कर देनी, क्योंकि आपके एग्जाम में वही से क्वेश्चन आएंगे। और जहां से अब मॉक टेस्ट का सबसे बेनिफिट यही आपको देखने मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा भाई कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन सा वीक है, किस पे हमें ज्यादा फोकस वहां पे करना है। यकीन मान चलो जो मैंने नोट्स आपको दे रखे बस रट्टा मार लेना, पेपर बैठ जाना, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे आपको दिखे। लेकिन बिना रटे भाई न जाने की बाद में भाई सोचना पड़ जाए भाई मेरे पास नोट सारे थे, क्वेश्चन था, आंसर था, लेकिन हमने ये चीज तैयार नहीं की वहां पे, तो ये गलती आपको बिल्कुल वहां पे नहीं करनी है। अच्छा ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, कौन सा विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, किसका नाम बताओगे, सीधा सीधा यहाँ पे हो जाएगा स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपका स्पाइरोगायरा है, ये आप क्या होता है, एक शैवाल होता है, ये क्या होता है आपका, ये आपका एक शैवाल होता है। ये विखंडन से पुनः आपका उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये आपका अलैंगिक जनन की विधि एक प्रकार की हो जाती है। इसके आपका धागे नुमा शरीर के टुकड़े नए जीव बना लेता है। जो इसके देखा होगा आप, शैवाल तो देखे होंगे यार, शैवाल तो पता ही होगा सब क्या शैवाल वहां पे होता है। तो इनके जो धागेदार रेशे होते हैं, अगर वो कट जाता है, टूट जाता है, तो खुद ही पूरा अपना इस्तेमाल खुद ही बनना स्टार्ट वहां पे कर देता है। तो क्या बताओगे राइट आंसर, ये हो जाएगा स्पाइरोगायरा, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दूसरा एक क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में आया है, एक क्वेश्चन याद आ रहा है, तो सीधा सीधा आपसे क्या पूछेगा, ये बताओ थे किस, यानी किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस, किस कोशिकांग को आपका ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा वहां पे दी गई, किसे माना किस कोशिकांग को आपका ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई। तो ट्रैफिक पुलिस किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे लिखना भाई गॉल्जी का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है। गॉल्जी काय का नाम याद कर लेना। अगर एक ये भी नोट करना, कभी अगर आपसे ये चीज पूछी जाती, एक ये बताना जो आपका प्लाज्मा झिल्ली, ये बताना है क्या, प्लाज्मा जो आपकी झिल्ली होती है ये किस पदार्थ की बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, क्या बताओगे, यहाँ पे आपको क्या बताना है, सीधा लाइपो प्रोटीन का नाम यहाँ बताना, लाइपो प्रोटीन का नाम सीधा सीधा आप बता देना कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी है, लाइपो प्रोटीन का नाम आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन आता है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होगा। क्या लिखा है, नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन यहाँ पे होता है। तो क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 44 प्लस XX हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों हम सभी को पता है एक चीज, यहाँ पे क्या पता है कि हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं भाई, 46 ही गुणसूत्र होते हैं। या तो 46 गुणसूत्र लिख के आएगा, या फिर ऑप्शन में लिख के आएगा 23 जोड़े, 23 जोड़े आपका लिखा हुआ वहां पे आ जाएगा। दोनों में एक चीज आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। इसमें दोस्तों क्या इन 44 में क्या होता है, ये 46 में क्या होता है, इसमें 44 जो आपके होते हैं ये आपके क्या होते हैं, आटोसोम, ये क्या होते हैं आपके, यहाँ लिख लेना, ये आपके होते हैं आटोसोम दोस्तों, आपके हो जाते हैं ये 44। और इसमें आपके जो ये दो बचते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन, इसे चाहे सेक्स हार्मोन लिखना या सेक्स क्रोमोसोम लिख लेना, सेक्स
क्रोमोसोम यहाँ पे लिख लेना, यानी कि जो ये आपके 44 क्या होते हैं ऑटोसोम हो जाते हैं, और ये 2 होते हैं ये आपका सेक्स आपके क्रोमोसोम यहाँ पे हो जाते हैं। और दोस्तों जो आपकी फीमेल होती है, जो आपकी बालिका होती है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं कौन से होते हैं, एक्स एक्स। इसमें क्या बताओगे, एक्स एक्स यहाँ पे क्रोमोसोम आपके होते हैं, ये चीज यहाँ पे आप नोट कर लेना। अब इसके बाद जो आपके मेल होते हैं, लड़के होते हैं, उनमें क्या होता है, एक्स वाई, एक्स वाई का क्रोमोसोम का संयोजन यहाँ पे होता है। तो ये चीज ध्यान दोस्तों यहाँ पे रखना। और दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना कि कई बार एग्जाम में ये भी एक पूछा गया है कि मतलब लड़का होगा लड़की होगा, तो इसमें ये पूछा जाता है ये किस पे डिपेंड वहां पे करता है, औरत पे करता है या लड़कों पे करता है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि मान लो लड़का होगा या लड़की होगा। तो ये चीज हमेशा याद करना कि लड़का होगा लड़की होगा, ये जो आपका मेल होता है पुरुष होता है, उसके जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम वहां पे होते हैं, उस पे ही हमेशा वहां पे डिपेंड करता है। लेकिन आजकल क्या है, गांव में तो कुछ ज्यादा यहाँ पे होता है कि भाई ये बताते हैं कि भाई जो आपकी लड़कियां किसी बार बार हो रही हैं, भाई ये मान लो औरत की वजह से हो रही है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लड़का होगा लड़की होगा, ये मान लो जो आपका मेल होता है पुरुष होता है, उसके क्रोमोसोम पे ही आपको वहां पे डिपेंड आपका हमेशा करता है। ये चीज आप यहाँ पे याद कर लेना। अब आप देखोगे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये बताओ इसका रासायनिक, देखो ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो आपका विटामिन बी 12, विटामिन जो बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम सीधा सीधा क्या लिख लोगे, यहाँ पे जो मैं नोट करा रहा हूँ शायद आप यहाँ पे नोट कर लें, को बालेमिन, को बालेमिन, ये चीज यहाँ पे आप नोट करना। ये इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आपके खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो क्या बताओगे जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल में कौन सी विटामिन होगी, विटामिन सी नाम बताना। ये दोनों, ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विटामिन बी 12 ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और खट्टे फलों में कौन सी विटामिन होती है, विटामिन सी का नाम याद कर लेना, एग्जाम में कई बार आपको ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आता है कि ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, जो ऊतक होता है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, क्या बताओगे, मांसपेशी जो मसल्स होते हैं। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके रक्त वाहिकाओं की जो दीवारों में क्या होती है, चिकनी मांसपेशियां होती हैं, क्या होती है, चिकनी मांसपेशियां होती है, मसल्स, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें और आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आपको लगता है कि जो चीज मैं बता रहा हूँ, जो पॉइंट मैं यहाँ पे साथ साथ नोट करा चलो, अगर किसी बच्चों के सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहे हैं, भाई जो नोट्स पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, अगर आपको इसी बार अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है तो। देखो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, क्या पूछेगा, घाव भरने में, ये बताओ, अच्छा घाव भरने में कौन सा विटामिन, कौन सा, सीधा बोलेगा कौन सा आपका जो विटामिन होता है ये सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन आपको बताना, यहाँ बताओगे, विटामिन सी का नाम आपको यहाँ बता देना है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आपसे कई बार पूछा गया, अच्छा ये बताओ कैलोसिस, एक जो आपका रोग होता है, क्या होता है, कैलोसिस। अच्छा ये बताओ जो आपका कैलोसिस रोग होता है, कैलोसिस रोग होता है, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, अगर कौन सी विटामिन हमारे शरीर में कमी हो जाए कि ये कैलोसिस नामक रोग आपका हो जाता है, क्या बताओगे, विटामिन बी 2, किसका नाम बताओगे, विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा रोग होता है, कैलोसिस रोग आपको देखने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये यहाँ पे नोट करना कि जो आपका थायमीन होता है, क्वेश्चन अगर कभी पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो आपका थायमीन होता है ये किसका रासायनिक नाम है, कौन से विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा। तो यहाँ क्या बताओगे, विटामिन बी यहाँ पे नोट कर लेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। थायमिन किसका रासायनिक रूप आपका हो जाता है, ये विटामिन बी का एक रासायनिक रूप आपका यहाँ पे होता है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा होता है, तो हमारे शरीर में कौन सा श्वसन पिगमेंट पाया जाता है, तो क्या बताओगे, सीधा सीधा श्वसन पिगमेंट,
श्वसन पिगमेंट किसका नाम बताओगे? ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, आपको बताना है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ बताना है। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप बस ये देखते चलो कि इनके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। भाई क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, आपको सीधा माइंड क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे इसका आंसर हमें यहाँ पे आ रहा है। तो किसी को अगर आंसर में डाउट हो रहा है तो भाई तैयारी पे वहां फोकस अपना करना स्टार्ट कर दीजिएगा। दोस्तों जो आपका ये हीमोग्लोबिन होता है ना, ये क्या करता है, लाल रक्त कणिकाओं में ही पाया जाता है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, ये आपका आरबीसी जो आपके रेड ब्लड सेल होते हैं, इसी में ही आपको वहां पाया जाता है। और ये ऑक्सीजन का परिवहन वहां पे करता है। और इसमें क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन में एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, इसमें क्या आपका पाया जाता है, क्या बताओगे? आयरन होता है। इसमें क्या होता है आपका? आयरन आपका यहाँ पाया जाता है। और यह रक्त को लाल रंग यहाँ पे देता है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना, यही जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, यही आपका क्या करता है, लाल रंग देता है। इसमें जो आपका ये हीम नाम का एक यौगिक होता है, यही क्या करता है आपका, हीम नाम वाला, यही हमारा क्या होता है, ब्लड का। अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे रक्त का रंग जो लाल होता है किसकी कारण से होता है, इसी हीम के कारण ही आपका रक्त का रंग लाल वहां पे आपका होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है, कभी अगर आपसे भी पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट नोट करना कि ये पूछ लिया जाए, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं, तो क्या बताओगे? एक दोस्तों क्या बताओगे, विटामिन आपका बी हो जाएगा, विटामिन बी। और विटामिन सी, विटामिन सी, ये दोनों नोट करना, ये दोनों विटामिन क्या हो जाती हैं, जल में घुलनशील विटामिन आपकी हो जाएंगे। कभी क्वेश्चन पूछा गया, सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे करना है। और दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका पेलाग्रा नामक रोग होता है, क्या पूछेगा, पेलाग्रा हो गया, या फिर दोस्तों जैसे आपका स्कर्वी हो गया, या फिर आपका स्कर्वी हो गया। ये बताओ जो नामक रोग होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, कौन सी मतलब किसकी वजह से होते हैं? ये आपके विटामिन की वजह से ही आपके होते हैं। पेलाग्रा हो गया, स्कर्वी हो गया, किसकी वजह से होते हैं? विटामिन सी, बताते हैं विटामिन सी कमी होगी भाई, इनको स्कर्वी यहाँ पे हो गया। तो कभी क्वेश्चन पूछा गया स्कर्वी किसी को रोग हुआ तो कौन से विटामिन की कमी है, क्या बताओ? विटामिन सी की कमी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जो पेलाग्रा, देखो यहाँ क्या लिखा है, पेलाग्रा, ये विटामिन बी, यहाँ क्या लिखो, विटामिन बी की कमी से होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से आपका होता है। ये दोनों वर्ड यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अच्छा ये कभी अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा एक ये भी बता दो हमें यहाँ पे कि जो आपका विटामिन डी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन डी का बताओ रासायनिक नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। यहाँ पे क्या आपको बताना है, सीधा सीधा यहाँ बताओगे आप, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल यहाँ पे नोट कर लेना, विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पे एक बार नोट करना, इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अब बताओ मटर के पौधों में पाया जाने वाला प्रबल गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भाई ये चीज जरूर ध्यान रखना, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा गया है मटर के पौधों में पाया जाने वाला प्रबल गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कौन सा गुण यहाँ पे नहीं हो जाएगा? तो सीधा सीधा आपको बताना है झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज, ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो जो आपका गोल बीज क्या होता है, मटर का प्रबल गुण होता है। गोल बीज क्या होता है, मटर का प्रबल गुण होता है। लेकिन पूछा क्या गया है, प्रबल गुण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? भाई झुर्रीदार बीज, तो इसका गुण आपका बिल्कुल ही नहीं होता है। तो पहला ही आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दूसरा अगर कभी आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये हमें बताओ कि किस विटामिन की कमी से शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारे शरीर की एक ये होता है प्रतिरक्षा, सीधा लिख के क्या आएगा, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली लिख के आ जाएगा। या फिर इसके जगह एक अलग वर्ड ये लिख के आएगा, जनन क्षमता, क्या लिख के आएगा, जनन क्षमता, जनन क्षमता। अगर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये बताओ किस विटामिन की कमी से शरीर की जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है या जनन क्षमता है, ये आपकी यहाँ पे कम हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा, किसका नाम बताना है, कौन से विटामिन का नाम सीधा बताओगे तो विटामिन आपका ई यहाँ पे हो जाएगा। और इसका अगर रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो क्या बताओगे यहाँ पे, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, ये नाम भी यहाँ पे नोट कर लें, ये एग्जाम में, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो मैंने यहाँ पे नोट करा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो नोट आप अच्छे से यहाँ पे कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड की प्रकृति बताओ। भाई जो आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
की प्रकृति कैसी होती है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति आपको क्या बताना है, कैसी प्रकृति आपकी होगी भाई, ये आपकी होती है उभयधर्मी ने, क्या बताओगे यहाँ पे, ये नेचुरल नहीं होगी भाई, नेचुरल नहीं हो, क्या होगी, ये आपकी उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कैसा होता है, उभयधर्मी। तो राइट आंसर क्या बताओगे यहाँ पे, उभयधर्मी प्रकृति का आपका ये दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे नोट करा जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, क्या क्या आपसे पूछ सकता है, देखो एक ये नोट करना, अगर कभी आपसे पूछा गया ये बताओ अच्छा कुल ज्ञात तत्व अभी तक, एक पहला तो यही नोट करना आप, पहला ज्ञात कुल ज्ञात तत्व बताओ कितने हैं, कुल ज्ञात तत्व अगर दोस्तों कभी आपसे अगर पूछा गया तो कितने तत्व अभी तक ज्ञात हैं, यहाँ पे क्या नाम बताओगे, यहाँ पे लिखिएगा 118 तत्व ज्ञात। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ निम्नलिखित अभी तक कुल कितने ज्ञात तत्व हैं, क्या बताओगे 118 आपको बताना है। अगर ये कभी आपसे पूछ लो, यहाँ पे कंफ्यूज आप ना होना, मैं कुछ कुछ चीजें चेंज करूँ, देखना पूरा आंसर आपको यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया, अच्छा एक चीज हमें ये बता दो कि प्रकृति, अगर ये पूछा प्रकृति में प्राप्त, प्रकृति में प्राप्त तो अगर ये वर्ड वहां पे लग गया तो ऐसे कुल तत्व तो आपके 118 है, अगर ये वर्ड लगा प्रकृति में प्राप्त तत्व के नाम बताओ, तो क्या बताओगे यहाँ पे, आपको बताना 94 यहाँ बताओगे। अगर कभी तीसरा ये नोट करना, अच्छा ये बताओ आप 90, ये अगर कभी ये पूछा गया कृत्रिम, यहाँ वर्ड लग गया, क्या कृत्रिम विधि से, कृत्रिम विधि से निर्मित कितने तत्व हैं कि जिनको बनाया गया उन तत्वों को, ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपको बताना है 24 तत्व यहाँ बता देना है। अगर उसे यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, अगर कभी ये पूछा गया धातु तत्व, ये बताओ अच्छा धातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो धातु तत्वों की संख्या आप क्या बताओगे यहाँ पे आपको बताना है 91 यहाँ बताओगे। अगर यहीं पे ये पूछा गया धातु की जगह आपका अधातु लिख के आ गया, अधातुओं की संख्या बताओ, ये अधातु संख्या क्या बताओ 20 आप यहाँ बता दो ना। अगर कभी आपसे ये पूछा गया अच्छा एक बताओ उपधातुओं की संख्या क्या है, उपधातुओं की, उपधातु संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या बताओगे 7 आप बता दें। ये सारे पॉइंट नोट करना, यहाँ से ये वो बेसिक पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी आते हैं, कुछ हार्ड भी आते हैं, कुछ मॉडरेट भी यहाँ पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके नॉर्मल में आते हैं, लेकिन भाई अगर यही क्वेश्चन हमारे पेपर पूछा गया, अगर आप इनके आंसर ना दे पाए भाई कैसे सिलेक्शन आप वहां पे ले पाओगे। तो कम से कम ये चीजें हमें अच्छे से वहां पे तैयार होनी चाहिए। अगला सवाल आता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किसका यूज करोगे आप, क्या बताओगे भाई, हम तो करेंगे एस्टर का, किसका यूज करोगे आप, सीधा कहोगे एस्टर का यूज आपका किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह मीठी खुशबू होती है, यहाँ पे क्या होती है, इस यह मीठी खुशबू देता है, कैसी खुशबू देगा एस्टर, मीठी खुशबू आपको वहां पे देता है। अब कुछ पॉइंट फिर यहाँ पे नोट करना इंपॉर्टेंट, अगर कभी एक पहला यही नोट करना, अगर पूछा गया भू परपटी में, क्या पूछा जाएगा, भू परपटी में, अब ये बताओ भू परपटी में सबसे अधिक, भू परपटी में सबसे अधिक क्या लिखा है, भू परपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, भू परपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व का नाम बताओ, तो भाई क्या हो जाएगा, आप बताओगे ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का नाम याद रखना। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया कि भू परपटी में सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में ये बताओ धातु तत्व लिख के आ गया, अगर धातु वर्ड यहाँ पे लग गया, धातु तत्व कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे, धातु लग गया तो आपको एल्यूमिनियम का नाम बताना है। यहाँ पे केवल अधिक तत्व लिखा, लेकिन यहाँ पे धातु तत्व लग गया, धातु लगा, एल्यूमिनियम का नाम आपको यहाँ बता देना है। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा एक ये भी हमें बता दो कि सबसे हल्का तत्व का नाम बताओ, सबसे हल्का आपका तत्व कौन सा हो जाएगा, सबसे हल्का तत्व किसका नाम बताना, हाइड्रोजन का नाम आपको बता देना है। ये तीनों पॉइंट नोट करना आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया खाने का नमक किससे बना होता है, तो खाने का नमक किससे बना होता है, क्या बताओगे, सीधा सीधा ये आपका हो जाएगा एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार यानी एसिड,
और स्ट्रॉन्ग बेस यानी एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से आपका बना होता है। तो सीधा सीधा क्या बताओगे, ऑप्शन एक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या बताओगे सीधा सीधा, जो आपका ऑप्शन नंबर एक दिया गया, यानी एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार का ये बना हुआ वहां पे होता है। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब वही जो मैं सीरीज के क्वेश्चन करा रहा हूँ वही नोट करना, बेसिकली एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा वहां से। अब दोस्तों अगर आपसे ये पूछा गया सबसे भारी, क्या लिख के आया, अगर वहां पे आ गया सबसे भारी तत्व का नाम बताओ, सबसे भारी तत्व आपका कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, या तो यहाँ सबसे भारी तत्व क्या बताओगे, ऑस्मियम। किसका नाम बताओगे यहाँ पे, ऑस्मियम का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। अगर कभी आपसे ये पूछा गया सबसे हल्की, अच्छा ये बताओ सबसे हल्की धातु, हल्की धातु तत्व कौन सी हो जाएगी, तो क्या नाम बताओगे, लिथियम का। किसका नाम बताओगे यहाँ पे, तब बताइएगा आप, लिथियम का नाम, किसका नाम बताओगे, लिथियम। देखो ये चीजें नोट करना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे हल्की धातु लिथियम, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर कभी आपसे ये पूछा गया, अच्छा एक हमें ये बता दो, जो आपकी द्रव धातु, द्रव धातु आपकी कौन से, जो आपकी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ बताइएगा पारा। क्या बताओगे, पारा बताओगे। अगर यहीं पे आपसे ये पूछा गया, अच्छा एक हमें जो द्रव तो हो लेकिन धातु की जगह वो अगर अधातु का नाम आपसे पूछ लिया जाए, तो किसका नाम बताओगे, यहाँ बताएंगे आप ब्रोमीन का नाम। किसका नाम बताओगे, ब्रोमीन का नाम बताना। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते, सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अच्छा ये बताओ, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो लॉफिंग गैस के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं। ऑप्शन नंबर दो सीधा सीधा आपको राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, दंत चिकित्सा में। आपको क्या हो, अब जो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो लोग इसका ज्यादा यूज वहां पे करते हैं। तो लाफिंग गैस कौन सी हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड आपकी यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, हल्का नशीला प्रभाव छोड़ता है। हल्का नशीला प्रभाव आपका, ये जो आपका लॉफिंग गैस होती है ये वहां पे छोड़ता है। अब मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहा हूँ वही आप पहले एक कंप्लीट कर ले, कि एक क्वेश्चन आपको कंफर्म हो जाए यहाँ से, जो केमिस्ट्री के एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर कभी आपसे ये पूछा गया, एक पॉइंट ये नोट करना कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक, अच्छा ये बताओ विद्युत की सबसे अच्छी, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक अगर कभी आपसे पूछा गया, सुचालक किसका नाम बताना है यहाँ पे सीधा सीधा आप बताओगे चांदी का नाम। किसका नाम बताओगे, चांदी का नाम आपको बता देना है। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, दूसरा ये पॉइंट नोट करना, विद्युत की सुचालक अधातु, विद्युत की सुचालक तो हो, सुचालक तो ये आपकी होनी चाहिए, सुचालक तो हो, लेकिन क्या हो, अधातु हो, तब किसका नाम आपको बताना है, तब यहाँ पे आप बताओगे ग्रेफाइड का। क्या बताओगे यहाँ पे, ग्रेफाइड का बता देना है। अगर एक ये नोट करना, कभी आपसे ये पूछा गया सबसे अधिक अधिक अगर आघात वर्धनता अगर पूछा गया, आघात वर्धनी अगर पूछा गया, आघात वर्धनी, देखो आघात वर्धनी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है उस चीज का नाम बताओ जिसे हम लोग पीट पीट के इतना जैसे तवा होता है उतना पतला बना सके, तो वह चीज पूछी जा रही है। आघात वर्धनी, जितनी चोट हम दें वो पतला पतला वहां पे होता जा सके, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, सोना ही तो होता है, सोना गोल्ड ही तो आपको होता है, जितना हम चाहे उतना पतला कर लेते हैं। यानी एक मान लो खींचते हुए, मान लो पतला करते करते बहुत पतला हम लोग बना देते, क्या हो जाएगा, सोना आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर कभी आपसे एक चीज ये पूछी जाती है, एक और यहाँ पे नोट कर लेना, कि सबसे अधिक क्रियाशील, क्या पूछा गया, सबसे अधिक अधिक क्रियाशील अगर आपसे पूछा गया, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु आपकी हो जाएगी, तो किसका नाम बताओगे यहाँ पे, तो आप बताना फ्लोरीन का नाम। किसका नाम बताओगे, यहाँ पे लिख लेना, फ्लोरीन का नाम आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्या हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, ये आपका सोना वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछा जा चुका है, तो ये सारे पॉइंट पहले यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब ये बताओ, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या बताओगे यहाँ पे,
प्रोटॉन की संख्या कितनी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। देखो किसी तत्व के परमाणु जो संख्या होती है ना, ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होती है। तो अगर यहाँ पे आपके परमाणु संख्या आपकी n है, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, भाई प्रोटॉनों संख्या यही आपके n ही यहाँ पे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका न्यूट्रॉन की संख्या होती है, क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि किसी तत्व को जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर वहां पे होती है, और जो आपकी न्यूट्रॉन संख्या होती है ये परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या आपकी हो जाती है। तो क्या बताओगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ आपको एक इसका रूल यहाँ पे नोट कर लेना कि जो आपका क्या होता है, आप क्या बताओ, जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं, जो आपके न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाता है, ये आपका होता है परमाणु भार। ये क्या हो जाता है आपका परमाणु भार। इसमें जैसी माइनस करोगे आप परमाणु संख्या, इसमें आप जैसी परमाणु संख्या आप माइनस करोगे, यहाँ पे आपका न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे आप निकाल लोगे, तभी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन तो ये आपसे कई बार पूछा गया है, अगर आपसे पूछा गया सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे, यहाँ पूरा ही नोट कर लेना, अगर कभी आपसे पूछा गया अधिक सबसे अधिक क्रियाशील, अब ये बताओ सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा बताना, एक तो लिखेंगे फ्रांसियम, क्या हो जाएगा, एक लिखेगा फ्रांसियम, एक क्या लिखोगे आप यहाँ पोटेशियम, क्या लिखोगे यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे आप नोट कर लेना। अगर कभी आपसे पूछा गया कि ये बताओ सर्वाधिक, अगर कभी आपसे ये चीज पूछ ली जाती है, अच्छा ये भी हमें बताओ सर्वाधिक आयनन विभव, सर्वाधिक आपका जो आयनन विभव होता है, ये आयनन विभव सर्वाधिक किसका यहाँ पे होता है, तो किसका नाम बताओगे, यहाँ पे आप बताइएगा हीलियम का नाम, क्या बताओगे, हीलियम का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। और यहाँ पे यहाँ क्या लिखा सर्वाधिक, अगर यही चीज पूछी जाए और यहाँ सर्वाधिक की जगह केवल आपको ये वर्ड लग जाए न्यूनतम, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो न्यूनतम में किसका नाम आपको बताना है, न्यूनतम में आप बता देना सीजियम का नाम, क्या बताओगे, सीजियम का नाम यहाँ पे बता देना। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है, तो ये किसके जैसा दिखेगा, ये थर्ड जो आपका होता है इसके जैसा दिखता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आप बता दोगे। दोस्तों जो आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया गया था, ये 8वां तत्व पहले जैसा ही होता है, और जो आपका 10वां तत्व होता है ये थर्ड तत्व के गुणों जैसा ही वहां पे होता है। तो क्या बताओगे, आपका थर्ड, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो एक इंपॉर्टेंट जो मैं इसके करा रहा हूँ, सारे में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा ही दे रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट जरूर करिएगा। अब अगर कभी आपसे ये पूछा गया सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व, क्या लिखा पूछा गया, सर्वाधिक, सर्वाधिक लिख लेना, या सबसे, सबसे इलेक्ट्रॉनिक, सर्वाधिक लेना वो ज्यादा सही रहेगा। अगर कभी आपसे ये पूछा गया, अच्छा एक चीज ये बताओ, सर्वाधिक, सर्वाधिक आपका इलेक्ट्रॉनिक, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक, सर्वाधिक आप ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति, इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व अगर आपसे कभी पूछा गया तो आप किसका नाम बताओगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप सीधा सीधा क्लोरीन का नाम बताना। ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते, सारे आप यहाँ पे नोट करिएगा। इसके बाद अगर कभी सेकंड पॉइंट ये नोट करना कि सर्वाधिक क्या हो गया, सर्वाधिक ये बताओ ऋणात्मक, सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व का नाम बताओ, ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बताओगे, फ्लोरीन का नाम, क्या बताओगे आप, फ्लोरीन का नाम आप यहाँ बता देना। अगर कभी आपसे तीसरा ये पूछा गया, अच्छा एक हमें ये बता देना सबसे प्रबल, एक ये बताना आप सबसे प्रबल आपका ऑक्सीकारक, सबसे प्रबल आपका ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है। तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे, यहाँ भी आपको सीधा फ्लोरीन का नाम ही आपको यहाँ पे बता देना है, फ्लोरीन का। तो ये सारे पॉइंट नोट करना जो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगला सवाल ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऊर्ध्वापतन
कर सकता है, जबकि तो कौन सा आपका ऊर्ध्व पतन कर सकता है, तो कौन हो जाएगा भाई, यहाँ बताओगे अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ऊर्ध्वपातन कैसी क्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन ऐसी क्रिया होती है कि ठोस जो होता है सीधे गैस बदल जाता है, ठोस सीधे गैस में आपको वहां बदल जाता है। और अमोनिया क्लोराइड का उपयोग दोस्तों जो होता है ना, ये प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा आपका वहां पे किया जाता है। और वही जो हम एक सीरीज आपकी कंप्लीट यहाँ पे करा रहे हैं, ताकि आज के सेट से केमिस्ट्री एक क्वेश्चन कंफर्म आपका यहाँ पे हो जाए। तो अगर कभी आपसे ये चीज पूछ ली गई, अच्छा ये बताओ हमें कि मानव शरीर में तो सर्वाधिक मात्रा, यानी सबसे ज्यादा मात्रा, सर्वाधिक सबसे ज्यादा मात्रा अगर कभी पूछी जाए, सर्वाधिक मात्रा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कौन सा तत्व आप बताओगे भाई, तब भी आपको ऑक्सीजन का नाम बताना। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी वहां पे जा चुका है। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ जो आपका मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व यहाँ पे रखा जाता है, मिट्टी का तेल जिसे हम लोग कैरोसिन बोलते हैं, मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व आपका रखा जाता है, तो किसका नाम बताओगे भाई, सोडियम ही तो रखा जाता है। क्या होता है, सोडियम। ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व रखा जाता है, या ये पूछेगा सोडियम को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, तब भी आपको क्या बताना है, मिट्टी का तेल आपको यहाँ बता देना है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से आप पढ़िएगा। क्या दिया जा रहा है, एम कोश में आपका जो समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। किसका पूछा जा रहा है, एम कोश का हमसे पूछा जा रहा है। तो कितने होते हैं भाई एम कोश में, आप बताओगे भाई 18 ही तो होते हैं, ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की जो आपकी अधिकतम संख्या होती है कितनी रख सकते हैं हम लोग, 2n² यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे n क्या होता है, ये n आपका क्या होता है, कोषों की संख्या यहाँ पे हो जाती है। और जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है एम कोश यहाँ पे लिखा हुआ है, एम कोश दोस्तों जो आपका होता है ये तीसरा कोष होता है। एम कोश क्या होता है आपका, तीसरा कोष होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जहाँ एल रखा है यहाँ पे 3 रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर हुआ, ये कितना हो गया आपका 9 हुआ। तो 9 गुणे 2 जैसे ही करो कितना मान इसका भाई 18 आपका यहाँ पे हो गया। तो आप क्या कह दोगे सीधा सीधा कि एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या हो जाएगी, 18 आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अथवा एक क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि जो आपकी रेडियो सक्रियता, अगर कभी पूछा गया रेडियो सक्रियता, अच्छा ये बताओ आप रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है, तो रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाएगी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आपका तो यहाँ पे सीधा नोट करना है, गेगर काउंटर यहाँ पे नोट कर लेना, इसके द्वारा यहाँ पे आपकी की जाती है, गेगर काउंटर यहाँ पे नोट कर लेना। अब एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, अच्छा ये हमें बताना है सबसे अधिक दहनशील गैस का नाम बताओ, सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको बताना हाइड्रोजन गैस का नाम बताना। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आएगा मैं सभी कराऊंगा, ताकि आपका पूरा सिलेबस रिवीजन भी हो जाए और आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाए जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है, निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं, तो ठंडे पानी के साथ कौन सी धातुएं आपकी शीघ्रता से अभिक्रिया वहां पे करती हैं, तो भाई ये पोटेशियम ही तो होता है आपका। तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पोटेशियम होता है ये आपका अत्यधिक क्रियाशील धातु आपकी होती है। अब ये ठंडे पानी से तीव्र अभिक्रिया भी वहां पे आपका कर लेता है। तो क्या बताओगे भाई, पोटेशियम आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अच्छा अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, जो आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, यानी जो आपका एलपीजी गैस होता है, इसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे इसमें, एक यह बताना ब्यूटेन, बताना ब्यूटेन के बाद बताना प्रोपेन, ब्यूटेन के बाद क्या बताओगे प्रोपेन, आप बताना कि द्रवित पेट्रोलियम जो गैस है एलपीजी है, इसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन प्रोपेन का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ हमें
कि जो आपका रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था। एक क्वेश्चन अगर कभी ये पूछा गया कि रबर के जो आपकी वल्कनीकरण क्रिया होती है, वल्कनीकरण अभिक्रिया की जाती है, अब ये बताओ रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था। वैज्ञानिक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो किसका नाम बताओगे। यहां पे सीधा सीधा आपको बताना है चार्ल्स, चार्ल्स क्या लिखोगे, गुड, चार्ल्स क्या लिखोगे, चार्ल्स गुड ईयर, चार्ल्स गुड ईयर। आपको ये सीधा सीधा नाम यहाँ बताना, सीधा सीधा आप ये नाम नोट करना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में आपका एलपीजी वाला यहाँ पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारा ये पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आपका टिनक्चर आयोडीन, खांसी, सीरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है भाई, क्या बताओ, किसका नाम बताना, एथेनॉल का नाम बता देना। ऑप्शन नंबर 4 आपका एथेनॉल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या नाम बताओगे, एथेनॉल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी आपसे ये पूछा गया, अच्छा एक हमें ये बताना कि जो आपका नाभिकीय, क्या पूछा गया, जो आपका नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन आपका ये किसे कहते हैं, नाभिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, नाभिकीय ईंधन किसे कहोगे, तो यहां बताना थोरियम को, किसे कहा जाएगा, थोरियम को आपका ये नाभिकीय ईंधन कहा जाता है। अगर कभी आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो आपका नौशादर होता है, नौशादर होता है, नौशादर का रासायनिक नाम ही अगर आपसे पूछा गया, इसका रासायनिक नाम बता दो, क्या हो जाएगा, क्या बताओगे, अमोनियम क्लोराइड, क्या बताओगे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे आपको बता देना है। अब इसका अगर रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए, क्या बताओगे, NH4Cl, आप यहाँ पे बता दीजिएगा। ये दोनों पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हो जाते। अब एक क्वेश्चन ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि जो आपका नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन द्वारा अमोनिया बनाने की जो आपकी एक हैबर विधि होती है, अमोनिया बनाने की दोस्तों जो आपकी एक हैबर विधि होती है। अब इसमें ये पूछा जाता है, इस हैबर विधि में आपका कौन सा उत्प्रेरक वहां पे यूज किया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन द्वारा अमोनिया बनाने की जो आपकी हैबर विधि होती है, में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो कौन सा उत्प्रेरक लगता है यहाँ पे आपका Fe, यानी लोहा उत्प्रेरक का यूज यहाँ पे आपका किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन आप प्रैक्टिस वहां पे कर रहे होगे ना, ये क्वेश्चन कई बार आपको वहां पे दिखाई पड़ा होगा, तो नोट कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट नोट आएगा मैं सारे कराऊंगा, बस एग्जाम तो मैं जो चीज जैसे बताता चला हूँ सारे आप तैयार जरूर करिएगा वहां पे। अगला सवाल आता है, निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है, निम्न में से किसमें आपके निम्न प्रतिरोधकता होती है, तो सबसे कम किसमें आपकी हो जाएगी, तो आपको बताना भाई नाइक्रोम, क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ बताएंगे क्या, नाइक्रोम जो होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नाइक्रोम दोस्तों क्या होता है, आपकी एक मिश्र धातु है, नाइक्रोम क्या होती है, ये आपकी एक मिश्र धातु यहाँ पे आपकी होती है, जो ताप, यानी एक नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो ताप में भी कम प्रतिरोधकता आपको यहाँ पे रखता है। अब ये आपका विद्युत हीटरों और आपका जो विद्युत हीटर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन देखा होगा, ये भी पूछा जाता है कि जो हम घरों में जो विद्युत हीटर हम लोग यूज करते हैं उसमें किसका तार होता है, तो किसका तार बताओगे, नाइक्रोम का ही तार वहां पे होता है। सीधा सीधा नाइक्रोम आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपका रिलेशन भर्ती में आया था कि जो गैसों का रासायनिक सामान्य सूत्र क्या होता है, क्या लिखोगे, सामान्य गैस समीकरण, क्या लिख लेना यहाँ पे सीधा लिखिएगा, सामान्य गैस, क्या लिखोगे, सामान्य गैस जो आपका समीकरण होता है। अगर ये कभी आपसे पूछा जाए सामान्य गैस समीकरण का क्या होता है, तो क्या बताओगे भाई, ये आपका होता है पीवी बराबर NRT, यहाँ पे तो ये फार्मूला नोट करना, ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे सीधा सीधा पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि जो आपका सोडा वाटर, क्या आएगा वहां पेपर में, ये बताना आप सोडा वाटर बनाने के लिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस की यूज की जाती है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, तो क्या बताओगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस यहाँ पे आपका हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में आया है कि जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च, क्या है स्टार्च, ये नोट करना,
स्टार्च किसका उदाहरण होता है? स्टार्च जो होता है किसका उदाहरण होता है? सीधा पूछेगा। तो ये किसका उदाहरण आप बताओगे? ये आपका होता है पॉलीमर का। पॉलीमर का आप यहाँ बता देना भाई। सिलेक्टेड सारे क्वेश्चन है, नोट करना, प्रैक्टिस करना। अगर आप कोई किसी सवाल में आपका डाउट लगता है तो भाई स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो करो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, जो भी आपका डाउट होगा बिल्कुल आपको वो क्लियर वहां पे कराऊंगा। अगला क्वेश्चन आता है C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन दर्शाएगा? C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या दर्शाता है? आप सीधा क्या बोलोगे? हेक्सेन। क्या दर्शाएगा? ये आपका हेक्सेन दर्शाता है। तो क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये आपका एक आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आपका हो जाता है। और दूसरा एक क्वेश्चन ये बहुत बार पेपर पूछा गया कि फोटोग्राफी में हम लोग किसका यूज करते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। तो यहाँ पे नोट करना है, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया कि फोटोग्राफी, ये बताओ फोटोग्राफी में किस रसायन का हम लोग यूज करते हैं? तो फोटोग्राफी में किसका आपका यूज किया जाता है? तो यहाँ पे ये बताना सिल्वर ब्रोमाइड का। क्या बताओगे? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज आपका किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार सिल्वर ब्रोमाइड का आपका पूछा भी गया है। और एक क्वेश्चन ये भी आपका एग्जाम में आता है जो आपका यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। अब ये पूछता है यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ कितना होता है। तो जो आपका ये यूरिया होता है ना, अगर कभी पूछा गया यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना बताओगे भाई? 47% आपको यहाँ पे बता देना है। अब एक क्वेश्चन ये कई बार ये भी आया कि जो आपका तंबाकू होता है, तंबाकू, तंबाकू में क्या पाया जाता है? कौन सा विषैला पदार्थ तंबाकू में पाया जाता है? तो यहाँ पे क्या बताओगे? निकोटीन। यहाँ पे क्या बताओगे आप? निकोटीन। ये विषैला पदार्थ आपका पाया जाएगा। ये तीनों पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट, आपके ये तीनों पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगले सवाल पूछा गया निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? सबसे अम्लीय घोल कौन सा बता दोगे? ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्यूशन विद पीएच 0, जिसका पीएच मान 0 यहाँ पे होता है, वो क्या होगा? सबसे ज्यादा आपका अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल आपको पता है 0 से लेके 14 के बीच में आपके यहाँ पे होता है। अगर 0 है सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, 14 है सबसे ज्यादा क्षारीय आपको वहां पे आपका हो जाता है। ये चीज यहाँ पे याद करना इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे हो जाता है। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे बता देना। अब बताओ समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? तो कितनी भिन्नता आप बताओगे? एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सीधा सीधा बताओगे भाई 14 भिन्नता होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। भाई जो समजातीय श्रृंखला के सदस्य एक जैसे रासायनिक गुण आपके हमेशा रखते हैं। और अगर तो कभी आपसे ये पूछा गया इनके जो अणु होते हैं ना, सूत्र, अब एक सूत्र होता है CH2 समूहों के अंतर यहाँ पे होता है। अब अगर जो आपका CH2 होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है भाई? इसका द्रव्यमान आपका 14 AMU ही तो दोस्तों यहाँ पे होता है। क्या बताओगे राइट आंसर? सीधा सीधा आपका 14 यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों आपने ये भी सवाल देखे होंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी लोहे में जंग लग जाती है तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या बताओगे? भार क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, अपरिवर्तित क्या होता है? तो क्या बताओगे भाई? उसका जो भार होगा वो बढ़ जाएगा। नोट करना इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हो जाता है। दो एक पॉइंट यही नोट करना कि जो लोहा है, लोहा में क्या लग गई? जंग लग गई। अब इसका भार क्या होगा? तो क्या बताओगे? यहाँ पे जो इसका भार होगा, भार बढ़ जाएगा। भाई मैं सीधा नोट करा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा पेपर में ऐसे। तो अगर ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो आप जब पेपर बैठोगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा और अगर दिख गया तो माइंड जरूर क्लिक करेगा भाई ये चीज हमने पढ़ी थी, इसका राइट आंसर ये आपका यहाँ पे हो सकता है। और जो एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि जो आपका मूत्रालय में आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या होता है? जो आपके मूत्रालय बने रहते हैं वहां पे उनमें जो गंध आया करती है उसका मेन रीजन क्या होता है? ये नोट करना यहाँ पे सीधा कि जो आपके मूत्रालयों में क्या लिखना है यहाँ पे? मूत्रालयों में जो दोस्तों गंध आती है, मूत्रालयों में गंध आती है, इसका रीजन क्या होता है? यहाँ पे सीधा नोट करना, क्या अमोनिया की उपस्थिति।
इसमें क्या बताओगे, अमोनिया की जो उपस्थिति होती है, इसी वजह से मूत्रालयों से क्या आती है, वहां दुर्गंध, एक गंध वहां पे आपकी आया करती है। तो ये अमोनिया नोट करना इंपॉर्टेंट है, पेपर अक्सर ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया वहां पे जाता है। और लोहा में जंग लगने से उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरी यहाँ पे होता है, जो लोहा में जंग लगता है इसके लिए क्या जरूरी होता है, इसके लिए आपका जल हो गया और साथ में आपकी ऑक्सीजन गैस है। जब तक ये नहीं होंगे लोहे में जंग नहीं लगती। अगर ये दोनों चीजें आपको वहां मिल जाती हैं तो आपको क्या होता है, लोहा होता है उसे जंग वहां पे लगना स्टार्ट आपका हो जाता है। अब अगला सवाल दोस्तों हमारा ये पूछा जा रहा है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। तो लोहे का विस्थापन कौन सा करती है, क्या बताओगे, सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे होता है जस्ता होता है। जिंक आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जस्ता, यानी जो जिंक आपका लिखा गया ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बताओगे, जिंक आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो आपका रेशम होता है, जो आप क्या होता है, रेशम होता है, जो आपका सिल्क होता है। अब ये क्वेश्चन क्या आता है, जो आपका रेशम होता है, ये रेशम किसका उदाहरण होता है, रेशम किसका उदाहरण होगा, कभी अगर आपसे पूछ दिया जाए आपके एग्जाम में, तो क्या बताओगे, ये आपका दोस्तों एक प्राकृतिक बहुलक होता है। तो यहाँ पे क्या बताना, सीधा सीधा आपको प्राकृतिक बहुलक दोस्तों, सीधा सीधा आपको राइट आंसर आपको बता देना। जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि रेशम क्या होता है, सिल्क क्या होता है, क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक आपको वहां पे हो जाएगा। अब इसके बाद तो यहाँ से हमारे जीके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जीके टोटल में 10 क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। जो करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस यहाँ पे कर लेना, 3 क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आने का, कि कंफर्म आएगा तो आएगा। तो 3 क्वेश्चन ये मान चला 10 में 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही वहां पे आएंगे। तो कम से कम आप 6 महीने करंट अफेयर अच्छे रट के जाना, क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन यहीं से आपको देखने मिल जाएंगे। और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी वहां पे हो जाता है। इसमें पूछा गया, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने 2025 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो किसका नाम बताओगे, तो नाम सीधा सीधा आपको यहाँ बता देना है। जो आपके अंशु मलिक है, इनका नाम बता दोगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये आपकी जो अंशु मलिक है, ये पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है जिन्होंने पेरिस 2025 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई इन्होंने कहा है। और इन्होंने यह उपलब्धि एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में जीत दर्ज करके ही वहां पे हासिल की थी। और अगर ये पूछा जाए, जो अंशु मलिक हैं, ये आपके कौन से किलो, मतलब यहाँ पे ये नोट कर लेना कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में ये प्रतिस्पर्धा वहां पे करती है। कौन से वेट में करती है, 57 किलोग्राम में करती है। और ये विश्व के, यानी जो आप ये आपकी जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में आपके रजत पदक भी ये जीत चुकी। किसमें रजत, इन्होंने क्या किया था, रजत पदक भी यहाँ पे जीता था। और ये पदक कहाँ पे जीता था, यहाँ बताओगे आप, विश्व कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक भी वहां पे जीता था। ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना। तो किसका नाम बताओगे, अंशु मलिक का नाम आप सीधा सीधा यहाँ पे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, पशुपति की आकृति किस काल में मिली थी। तो पशुपति की आकृति किस काल में आपकी मिली थी, कौन सा काल आप यहाँ बताओगे, यहाँ बताना भाई, हड़प्पा संस्कृति आपको बता देना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये आकृति आपकी कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। कहाँ प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो में ये आपकी आकृति यहाँ प्राप्त हुई थी। कभी दोस्तों अगर कभी ये पूछ लिया जाए, अच्छा आप ये बताओ, भारत का सबसे बड़ा हिमनद, भारत का सबसे बड़ा हिमनद अगर आपका कभी अगर आपसे पूछा जाए, ये क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे किसका नाम बताना, सियाचिन का। किसका नाम बताओगे आप, सियाचिन का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। सियाचिन जो आपका लद्दाख में आता है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर का नाम बताना इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। तो पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी थी, किसका नाम बताओगे भाई, बताना, उदयन ने। किसने रखी थी, उदयन ने रखी थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ये पाटलिपुत्र है ना, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था,
ये आपका पाटिल ग्राम कहते थे, पाटिल पुत्र की जगह इसे पाटिल ग्राम आपका यहाँ पे कहा जाता है। अब इसकी स्थापना आपके मगध के राजा उदयन के समय हुई थी। किसके? मगध के जो राजा उदयन थे इनके समय यहाँ पे आपके हुई थी। और ये मौर्य और गुप्त काल में प्रमुख राजधानी भी आपकी ये बनाई वहां पे गई थी। तो क्या बताओगे? सीधा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बताइए निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? अंतिम मौर्य राजा किसका नाम बताओगे? तो अंतिम मौर्य राजा कौन हो जाएगा भाई? बृहदर्थ ही तो था जो अंतिम मौर्य राजा था। और जो बृहदर्थ था ये अंतिम मौर्य सम्राट भी आपका था। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए इसकी हत्या किसने करा दी थी, तो इनकी हत्या किसने कराई? इनकी हत्या दोस्तों इनके जो सेनापति थे, इनके जो सेनापति थे इनका नाम क्या था? पुष्यमित्र। इनका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। इनका ये नाम यहाँ पे हो जाएगा। इनके सेनापति थे, इन्होंने इनकी क्या कर दी? हत्या यहाँ पे की थी। अब इसके साथ ही दोस्तों जो आपका मौर्य वंश था ये पूरा पूरा इसका अंत यहाँ पे हो गया। इसके पश्चात दोस्तों आपकी जो सुग वंश की स्थापना यहाँ पे हो गई थी। बाद में क्या हुआ? जब इनकी मृत्यु हो गई तो सुग वंश की स्थापना आपकी वहां पे हो गई थी। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसमें पूछा गया सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत में किस वर्ष आक्रमण किया था? अगर आपसे ये चीज पूछी जाए क्या बताओगे? 326 ईसा पूर्व आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपका सिकंदर है ना, सिकंदर ये कहाँ का राजा था? ये कहाँ का राजा बताओगे? ये आपका यूनान का। सिकंदर कहाँ का राजा था? क्या बताओगे? यूनान का ये आपका राजा हो जाएगा। अब इसने पोरस में झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था। इसने कहाँ पे युद्ध लड़ा था? तो क्या बताओगे? इसने पोरस में, पोरस, इसने पोरस से झेलम नदी, इसने पोरस से जो आपकी झेलम नदी थी, झेलम नदी पे आपका युद्ध लड़ा था। और उसकी सेना जो थी ना, अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपके सिकंदर की सेना थी ये भारत में कौन सी नदी को पार करने के लिए मना कर दी? भाई हम ये नदी पार करके लड़ने नहीं जाएंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहां पे एक आपकी व्यास नदी थी, तो जो सिकंदर की सेना थी उसने कहा भाई हम व्यास नदी को पार करके उस तरफ युद्ध लड़ने वहां पे नहीं जाएंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। और एक दोस्तों ये पॉइंट नोट करना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको जीके में पूछा गया है कि जो आपका कुडन कुलम होता है, क्या पूछेगा? जो आपका कुडन कुलम, ये जो आपका कुडन कुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है ये किस राज्य में आपका स्थित है? कुडन कुलम नाभिकीय आपका ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये याद करना, तमिलनाडु में। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, तमिलनाडु का नाम यहाँ पे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। कुडन कुलम आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? बताइएगा। तमिलनाडु में आपका स्थित वहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक नया रक्षा समझौता किया? ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके एग्जाम में आते हैं। मैं सेम वैसी क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस भी आपके सेम वैसी आपके हो जाए। तो किसका नाम बताना भाई? यहाँ हो जाएगा वियतनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जो आपका भारत हो गया और जो आपका वियतनाम हो गया, इन्होंने क्या समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए ये समझौता वहां पे किया था। किसके लिए समझौता किया था? ये समझौता किया इन्होंने समुद्री सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा सहयोग, सहयोग बढ़ाने के लिए ये आपकी वहां पे किया था, यह समझौता वहां पे किया था। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये बताओ श्री ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के कौन से राज्य में आपका स्थित यहाँ पे हो जाएगा? ये बताओगे। तमिलनाडु में स्थित होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया ये मंदिर का निर्माण अगर कभी पूछा जाए, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसका ना बताओगे? यहाँ बताओगे आप, चोल राजवंश ने। किसने कराया था? चोल राजवंश ने इसका निर्माण वहां पे कराया था। और इस मंदिर में कमल पद्मासन की मुद्रा में विराजमान ब्रह्मा जी की मूर्ति आपकी यहाँ पे स्थित है। और अगर बात की जाए तमिलनाडु में और कौन कौन से मंदिर यहाँ पे फेमस यहाँ पे हो जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों एक ये बृहदेश्वर मंदिर आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अगर बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे स्थित, तभी आपको तमिलनाडु का नाम बताना है। या दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया श्रीपुरम,
श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर ये भी यहीं पे आपका स्थित हो जाएगा। कहाँ में? वेल्लोर, यहाँ पे एक स्थान है वेल्लोर में, ये मंदिर आपको वहां पे स्थित हो जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पे आपका कुडल, एक और नोट करिएगा यहाँ पे, कुडल अजहगर, कुडल अजहगर, अजहगर मंदिर ये कहाँ पे स्थित अगर पूछा जाए, ये भी आपको यहीं पे हो जाएगा। ये यहाँ पे मदुरै में, ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? मदुरै, आप यहाँ पे बता देना है। एक दोस्तों और यहाँ पे नोट करना कि कुमारी, कुमारी अम्मन मंदिर, कुमारी अम्मन मंदिर ये भी यहीं पे आपका स्थित हो जाएगा। ये कहाँ पे है? कन्याकुमारी, ये कहाँ पे स्थित आपका है? कन्याकुमारी में ये मंदिर दोस्तों आपको वहां पे स्थित हो जाएगी। ये सारे मंदिर आपके तमिलनाडु में ही यहाँ पे हो जाएंगे। सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये सांची का स्तूप कौन से राज्य में स्थित है? आप सीधा सीधा बताओगे भाई ये आपका मध्य प्रदेश में आपका स्थित यहाँ पे हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के कहाँ पे स्थित होगा? आप बताओगे रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका ये स्थित वहां पे हो जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा गया इसका निर्माण किसने कराया था, तो निर्माण क्या बताओगे? इसका निर्माण दोस्तों आपका मौर्य काल में हुआ था। कब हुआ था? मौर्य काल में इसका आपका निर्माण यहाँ पे आपका हुआ था। और मध्य प्रदेश में एक और ये भी नोट कर लेना कि यहाँ भरहुत, एक ये भी नोट करना, भरहुत एवं सांची, भरहुत एवं सांची स्तूप ये भी दोस्तों यहीं पे आपके स्थित हो जाएंगे। ये दोनों भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। भरहुत एवं सांची स्तूप भी अगर पूछा जाए ये भी आपके मध्य प्रदेश स्थित आपके यहाँ पे हो जाएंगे। अगला सवाल आता है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? करंट अफेयर क्वेश्चन ये भी आपका हो जाएगा। तो भारत के हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसका नाम बताओगे भाई? गोपाल कृष्ण द्विवेदी, गोपाल कृष्ण द्विवेदी हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये गोपाल के जो द्विवेदी है ना, ये आपके 1993 जो बैच था, 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी थे। आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी यहाँ पे हो जाएंगे। और दोस्तों इनका जो कार्यकाल दिया गया 6 वर्ष, कार्यकाल क्या हो रहेगा? 6 वर्ष या फिर इनका जो 65 वर्ष, 6 वर्ष या फिर इनकी जब तक उम्र 65 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक ये कार्यभार अपना वहां पे संभालेंगे। इनमें जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष इनकी सर्विस कंप्लीट हो जाए या फिर इनका 65 वर्ष पूरा कंप्लीट। से आपका अग्निवीर का चल रहा है इस समय भाई, 4 वर्ष आपको जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद भाई हम फिर चेक करेंगे भाई क्या होता है क्या कैसे होता है ना वहां पे। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ड ऑफ फ्रीडम आइडिया ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी? सीधा सीधा आप राइट आंसर यहाँ पे क्या बता दोगे? ये पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे लिखी थी। अब इस पुस्तक में नेताजी ने क्या अपने विचार और भाषणों का संग्रह यहाँ पे दिया था। यानी जब भारत आजादी ले मतलब आजादी की लड़ाई वहां पे कर रहा था, तो इसी पुस्तक में इनके जो भाषण थे, जो मान लो 200 मोटिवेशन के लिए जो चीज वहां बोलते स्पीक देते थे वहां पे, ये सारा संग्रह आपका इसी बुक में आपका हो जाएगा। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडिया इसी में सारा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो किसके द्वारा लिखी गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपकी ये वहां पे लिखी गई। तो आपका ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है। अब ये क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट नोट करना, एग्जाम में आ चुकी है कि अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया भारत की, ये बताना भारत की सबसे पुरानी, भारत की सबसे पुरानी आपकी तेल शोधन, तेल शोधन क्या बताओगे? तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो किसका नाम बताना भाई? यहाँ डिगबोई का नाम याद कर लेना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये डिगबोई कहाँ पे आप बताओगे? असम राज्य में आपकी यहाँ पे होती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है। इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? यहाँ जो मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, एक बार ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या चीज आपकी दी जा रही, कैसे आप ऐसे क्वेश्चन कभी अगर आपसे पूछे गए कैसे आप उन्हें सॉल्व वहां पे करोगे। तो क्या दिया जा रहा है? मान लीजिए कि एक्स और वाई, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया। ये 165 297 455 के क्रमशः लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है। तो इनका मान तो एक्स बटे वाई का मान आपसे पूछा जाए भाई, बिल्कुल ये कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। देखो पहले क्या दिया गया आपको, इन तीन संख्याओं का आपको एलसीएम निकाल लेना है। फिर क्या करो, इन तीनों संख्याओं का आपको एचसीएफ मासापा निकालना है। फिर क्या करना, लासापा बटे मासापा कर देना, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। और एलसीएम निकालना आप सभी को पता है। यहाँ पे जैसे लिखा 165 है आपका, फिर कितना है 297,
फिर क्या है आपका 495, 495। अब इसका लासापा आप निकाल लो। यहाँ पे लासापा के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे 3 से यहाँ पे 3 लिखा, इधर आपका हो गया 55 हो जाएगा, इधर आपका 99 हुआ, ये हो गया आपका 165 हो गया। फी किससे कट जाएगा, फी एक बार 3 से काटा आपने, यहाँ 55 ही आपने लिखा, यहाँ हो गया 33 हो गया, ये आपका 55 हो गया हमारा। अब फिर हमने क्या किया, 3 से काटे, यहाँ पे ये आपका 55 ही रहेगा, ये 11 हो गया, ये आपका 55 हो गया। अब क्या क्या हमने 11 से काट, ये 11 पचे 11 से काटो, यानी 3 से काटा, 5 से, चलो पहले 5 से काट लेते हैं हम लोग, 5 से कट रहा है ना आपका ये, इसे हमने क्या 5 से काटा, यहाँ पे क्या हो गया 11 आ गया, ये 11 लिखा, ये आपका 11 हो गया। फिर एक बार हमने क्या किया 11 से यहाँ पे काट दिया सीधा सीधा, ये एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया। अब एलसीएम क्या करोगे, 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 11, जैसे हमने इसे सोल्व किया कितना आ गया, ये आपका हो गया 1485, 1485 हो गया। इनको हमने जैसे गुणा किया, ये हमारा लासापा आ गया, ये एलसीएम हमारा निकल आया। अब बस सीधा क्या करना, आपको एचसीएफ निकाल देना। एचसीएफ जैसे निकालोगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकालिए, कैसे निकालोगे, एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके, चाहे भाग से निकालो, चाहे एक माइनस वाली विधि होती है उससे भी आप निकाल सकते हो। हम यहाँ पे क्या करें, दो दो संख्या ले लो, पहले हम मान लो ये दो संख्या लिखा, इनका हम एचसीएफ यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 165 लिखा, 165 क्या किया 297 से हमने भाग किया, कितनी बार गया, एक बार गया, हमने यहाँ लिखा 165, आपने सीधा सीधा लिख दिया, माइनस किया, कितना आ गया, ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 297 165 इसमें माइनस किया, ये आपका हो गया 132 यहाँ पे हो गया। अब 132 भाग करो, यहाँ 165 हमने लिख दिया, अब भाग करो कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे एक ही बार जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा 132 किया, अब ये माइनस किया, कितना आपका 33 हो गया। अब 33 भाग की यहाँ 165 आपने लिख दोगे, अब कितनी बार जा रहा है, आप कहोगे भाई ये 4 बार गया, यहाँ आपका 165 आ गया, ये कट गया, यानी इन दो संख्याओं का मात्रा पर कितना आ गया 33 आ गया। अब यहाँ पे 33 हो गया, अब ये 495, अब एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये होगी, अब इनका मात्रा आप निकाल लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 33 लिख दिया, और उधर क्या लिखा 495, 495। अब इसका मास देखो, ये मान लो 33 हम खुद ही देख रहे हैं, पूरी संख्या आपकी सीधा सीधा कटी रही है यहाँ पे। जैसे इससे आप मान लो 15 गुणा कर दो, यहाँ पे 33 गुणे 15 करो, 495 आ रहा है, ये संख्या पूरी पूरी कटी रही है। तो हम यहीं से निकाल सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ क्या आ गया 33 आ गया हमारा। देखो अगर जैसे 495 भाग करोगे इसे 33 से, भाई सीधा सीधा हम देख रहे हैं ये 15 बार जा रहा है, पूरी पूरी कटी जा रही है, वही संख्या हमारी मासाफा हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, इसका मासाफा कितना हो गया 33 यहाँ पे हो गया, और हमें निकालना है कितना, एक्स बटे वाई का मान निकालना है, लासापा गुणे मासापा। तो यहाँ पे कितना आपका ये दिया जा रहा है 1485 ये दिया गया है। अब ये 33 हमारा दिया, अब 33 से डिवाइड किया, कितना आ गया, आप कहोगे भाई ये आ गया 45, क्या हो गया हमारे 45 हो गया। तो यही एक्स बटे वाई का मान आपका आ जाएगा 45, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए, बड़ी फटाफट आपके आंसर यहाँ पे इसके आ जाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिए कैसे इसका आंसर आप यहाँ पे ला सकते हैं। अब ये बताओ 45 से 45 भी बराबर इतना दिया जा रहा है, तो ए और बी का हमें ये बताओ एवरेज पूछा जा रहा है। भाई बिल्कुल ही सवाल है, क्या है कुछ है इसमें। दो यहाँ पे क्या लिखा है आपका दिया गया है 45 ए है और प्लस का 45 बी है, ये बराबर किसके दिया जा रहा है, ये बराबर दिया जा रहा है आपका 6750, 6750 के बराबर दिया गया। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ए प्लस बी कॉमन कर लिया, ए प्लस बी आपने कॉमन कर लिया, देखो दोनों 45 ये चीज कॉमन है। अब ये नीचे आ गई है 6750 बटे 45, 45 आप इसे भाग कर दो, तो 45 जैसे आप इसे भाग किया होगा ये कितना निकल के आ जाएगा 150, 150 आपका आ गया। अब देखो ये तो हो गया ए, दो संख्याओं का योग दिया, आगे 150 आ गया, हमसे लेके पूछा क्या जा रहा है, औसत पूछा गया है। तो ए प्लस बी इन दोनों संख्याओं का औसत क्या बता दोगे आप, ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, यानी 150 बाई 2 हो जाएगा बराबर 75। ये इनका क्या हो जाएगा, संख्याओं का एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ 3 वर्ष पहले बंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी, यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्ष के दौरान 2%, 5%, 4% की दर से बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या बताओ कितनी है। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, क्या दिया गया, पहले कितनी 3 लाख है, तो हमने क्या किया सीधा लिख दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 3 लाख ही है भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख।
अब देखो यहाँ पे 2%, 5%, 4% की वृद्धि हो रही है, तो हम यहाँ ये लिख सकते भाई 102 बटे 100 गुड़े, फिर क्या किया हमने 105 बटे 100 गुड़े 104 बटे 100। अब इसे सॉल्व कर लो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दो जीरो हमने काटे, ये दो जीरो हमने काटे, एक जीरो हमारा ये कट गया। अब 5 से काट दिया, 5 दूना 10 यहाँ पे हुआ, 5 से काटा 5 दूना 10, 5 1 5 हुआ, 2 से काटा 2 पंचे 10, 2 दूना 4। आप सभी संख्याओं गुणा करिए, कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे इसे गुणा करो कितना आपका हो जाएगा, ये हो रहा है 3 लाख, गुणा करो कितना आएगा 3,34,152, 152 आपको दोस्तों ये हो जाएगा। जैसे इन सभी संख्याओं का आप गुणा करोगे तो सीधा सीधा राइट आंसर कितना आपको बताना, 3,34,000 किस में आ रहा है, 3,34,000, 3,34,000, 3,34,000 किस, हाँ ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3,34,152 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कैसे आप इनके आंसर वहां पे ला सकते हैं। अब इसमें पूछा गया एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 20% की छूट देने के बाद लाभ का परसेंटेज बताओ क्या होगा। इसका बस एक फार्मूला याद कर लेना, क्या कि आपका एमआरपी बटे जो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा बराबर 100 प्लस जो आपका प्रॉफिट रहेगा, फिर 100 माइनस जो आपका डिस्काउंट रहेगा, सारे मान इसी में आपको रख देने, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। बस ये फार्मूला आप याद कर लेना, अगर एग्जाम में आता है उसके लिए फार्मूला आप यहाँ पे याद कर लेना। देखो सवाल में बोला गया अंकित मूल्य, जो आपका क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 64% है। अगर हम माने अंकित मूल्य हमारा आपका 100 है, क्रय मूल्य क्या हो गया 64 पर 64 हो गया बराबर, फिर क्या दिया गया यहाँ पे 20% की छूट, डिस्काउंट वाला भाग ये नीचे दिया जा रहा है। तो क्या हमने यहाँ पे 80 लिख देंगे 20 में, यानी 100 में 20 माइनस कर दिया 80 लिख दिया। यहाँ पे लिखा 100 प्लस डी, बस इसी डी का मान आपसे पूछा जाए, वो ऊपर क्या है बस वो 100 प्लस पी, इसी प्रॉफिट का मान आपसे पूछा जाए। पी का मान आप बड़ी आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो, बस इसे सॉल्व कर लो कितना आपको यहाँ पे हो जाएगा। जो चीज वैल्यू कटे काट दो, बस इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 125 बराबर हो जाएगा 100 प्लस पी आपका हो गया, ये बराबर हो गया पी बराबर, यानी 100 आप इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 125, 100 माइनस कर दोगे बराबर हो गया 25% का क्या कह दोगे प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 25% को हो रहा है, सीधा सीधा क्या कहोगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब दिया गया 9,000 का 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यहाँ पे हो रही है। देखो यहाँ पे जो आपका दर है ये 80% वार्षिक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमें कैसे लेना, अर्धवार्षिक लेना है यहाँ पे। अब ये जो आपकी दर है यहाँ पे दी जा रही है, अब सीधा सीधा क्या कर, जो आपकी दर दी गई दर, ये आपको जो यहाँ 80% है इसे क्या कर दो। अब देखो साल में कितने अर्धवार्षिक होती है, 2 होती है, तो दर भी हमने क्या कर दिया भाई, दर भी हम आधी कर दो, क्या हो जाएगी 40% आपकी दर यहाँ पे हो गई, 40% दर हो गई। अब ये बताओ, अब यही ब्याज हमें कितने समय निकालना पड़ेगा भाई, 2 साल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये अर्धवार्षिक रूप से हमसे पूछा जा रहा है। और 12 महीने में कितने अर्धवार्षिक होंगे, 6 महीने की 2 यहाँ पे होती हैं, तो 2 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज एक प्रकार से पूछा आपको यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे केवल 12 महीने लिखे, अब 12 महीने में 2 चक्रवृद्धि ब्याज आपके लग जाएंगे वहां पे, तो क्या करोगे। अब जो आपका 40% है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आप ये भी लिख सकते हो 40/100, 0 कटा 2/5 आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मूलधन क्या दिया गया आपका 9,000, यहाँ पे मूलधन आपका क्या लिखा है 9,000 मूलधन आपका दिया गया। अब देखो पहले वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, अब इसी का क्या करो 2/5 से आप गुणा कर दो, 2/5 यहाँ पहले इनका निकालो, तो 9,000 का 2/5 करो, ये कितना हो गया, ये आपका 3600 हो गया, इधर भी क्या हो गया हमारा 3600 आपका हो गया, ये तो हो गया 1 साल का। अब दूसरे साल में क्या होगा, ब्याज का ब्याज भी मिल जाएगा, इसका हम फिर क्या क्या कर देंगे 2/5 करोगे, ये कितना निकल के आ गया 1440 आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 2 साल में कितना ब्याज मिल गया, एक ये 3600 प्लस 3600 और प्लस 1400, अब इन सभी को जोड़ोगे कितना आपका हो जाएगा, इन सभी को आप जोड़ो, ये कितना आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, यानी 8,864 आ जाएगा, 8,640, 8,640। ऑप्शन नंबर डी आप बता दें, इन सभी को जोड़ो लोगे 8,000
8,640 आपका यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा। तो जैसे इन सभी को जोड़ो क्या आ जाएगा, 8,640 आपका आ जाएगा। बस ये तरीका ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या दर आपकी 20-80% दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या वार्षिक दी गई है और यहाँ से क्या पूछी जा रही है, अर्धवार्षिक रूप से दी गई है। और 12 महीने में कितने अर्धवार्षिक होते हैं आप बताओगे, 2 छमाही 2 ही होती है। और वही जो दर हुई भाई हम उसको भी आधी कर देते हैं, ये 40% का 40 2/5 लिखा, मूलधन का 2 साल का चाहे 2 छमाही पड़ती, 2 छमाही का आप यहाँ पे निकाल लोगे। इस तरह आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ तो हमारे फिजिक्स क्वेश्चन आपके स्टार्ट जो होते हैं, फिजिक्स बिल्कुल नॉर्मल रहती है। अगर आपको मेन आपको फोकस बायोलॉजी केमिस्ट्री में ही आपको वहां पे करना, और जो मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं बस वही रट्टा मारते रहो, एग्जाम में क्वेश्चन आपको फटाफट वहां पे आपको दिखेंगे। क्या पूछा गया, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है। भाई क्या बताओ भाई, उच्च तापमान ही तो यहाँ पे होता है। यानी सितारों का जो तापमान होता है लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। जब लाखों डिग्री सेल्सियस वहां पे आपको होता है तो इतनी उष्मा में जो उनके परमाणु होते हैं ये आयनित होकर क्या बनाते हैं, प्लाज्मा के रूप में बन जाते हैं। तो क्या बताओगे भाई, उच्च तापमान यही इसका कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो वर्ड होते हैं ना वो अच्छा तैयार करके जाना। जैसे कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो आपका अल्टीमीटर है, कैसे क्वेश्चन आएंगे ये बताओ, अल्टीमीटर का यूज क्या होता है। अगर पूछा गया आपका अमीटर, अमीटर का यूज क्या होता है, ये आपसे पूछा गया जो आपका आर्डियोमीटर है, ये बताओ हमें। आर्डियोमीटर, आर्डियोमीटर का यूज क्या होता है, आर्डियोमीटर अगर पूछा गया यूज क्या होता है। या एक ये बता दो आपका जो एरोमीटर होता है, एरोमीटर होता है, एरोमीटर का यूज क्या होता है यहाँ पे लिखना, क्योंकि ये आपके एरोमीटर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। एरोमीटर, एरोमीटर का यूज क्या होता है, इनके मतलब दोस्तों पता होना चाहिए, ये चीजें अच्छे से तैयार कर जाना। जैसे पूछा गया अल्टीमीटर का यूज क्या होगा, तो क्या कहोगे, उड़ते हुए विमान, ये जो जहाज आपके उड़ा करते हैं उनकी ऊंचाई मापने में कितने ऊपर भाई उड़ रहा है, तो क्या बताओगे, ऊंचाई मापने, उड़ते हुए जहाज की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का यूज होगा। अमीटर का यूज विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत कितनी तेज से बह रही है उसकी तीव्रता मापने के लिए अमीटर का। आपका आर्डियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि की तीव्रता क्या है, आर्डियोमीटर का यूज करोगे। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार घनत्व, वायु एवं जो गैसें होती है इनका भार या घनत्व क्या है, किसका यूज होगा, एरोमीटर का यूज होगा। इनकी जो संख्या है ना ऐसी चीज आप तैयार करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे आपके यहाँ से। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु की विस्थापन कितना, भाई क्या होगा, भाई जीरो तो होगा, कुछ होगा ही नहीं वहां पे। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताना भाई, शून्य आप बता देना। जैसे क्या दिया, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, भाई आपका विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं की जो बीच की जो दूरी होती है यही तो आपकी विस्थापन यहाँ पे होती है। अब जब कोई दूरी ही नहीं तय की जिस पॉइंट से इसी पॉइंट में है, जब भाई आप दूरी ही नहीं तय की तो आप क्या करो, विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो विस्थापन दोस्तों सदैव दिशा सहित आपका मापा जाता है। यानी जैसे अगर मान लो यहाँ से 10 किलोमीटर गया, अब यहाँ पे हम ये बता सकते हैं यहाँ पे विस्थापन आपका 10 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ विस्थापन भाई कुछ हो ही नहीं रहा, विस्थापन भाई आपका शून्य ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब ये कैसी राशि यहाँ पे होती है विस्थापन, ये भी याद कर ले, विस्थापन कैसी राशि होगी भाई बताओगे, ये आपके एक सदिश राशि होती है। एग्जाम पे ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और जो विस्थापन जो होता है दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है, विस्थापन दूरी से कम भी हो सकता है या बराबर हो सकता है। कम कैसे हो सकता है देखो, चलो मैं आगे क्वेश्चन आगे तब बताऊंगा, नहीं काफी लंबी क्लास आपकी हो रही है। फिलहाल ये नोट कर लेना क्या हो जाएगा आपका, शून्य यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला सवाल ये पूछा गया, ध्वनि निम्न में से क्या है, जो आपकी ध्वनि होती है निम्न में से क्या होती है। तो ध्वनि क्या होती है आप बताओगे, ध्वनि आपकी यांत्रिक तरंग होती है। क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपकी ध्वनियां होती है ना, ध्वनियों को संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम की हमेशा आवश्यक होती है। अगर जैसे कि हमारा पृथ्वी हो गया ना, यहाँ पे जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के कारण ही भाई जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ ना वो आप ये सुन पा रहे हो। अगर यहाँ पे कोई वायुमंडल ना हो तो हम लोग आपस में बात भी ना कर पाए, यानी एक दूसरे बात करें तो हमें आवाज भी वहां पे सुनाई नहीं देती है। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंद्रमा पे अगर कोई 2-3 व्यक्ति वहां बात कर रहे हो उनकी आवाज कितनी देर में सुनाई पड़ती है। या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा उसके 100 मीटर एक बम फटे तो उस व्यक्ति को बम की आवाज कितने टाइम पे सुनाई देगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो भाई वो आवाज बम की वहां धमाके की नहीं सुन सकता क्योंकि वहां पे कोई वातावरण ही वहां पे नहीं है। तो क्या बताओगे सीधा, ये आपका एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे आपकी यहाँ पे होती हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा ये बताओ किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। तो विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, सीधा सीधा आपको क्या बताना है, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किसके कारण होगा, आपका इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण यहाँ पे हो जाता है। अथवा ये एक क्वेश्चन आता है जो ये याद कर लेना, नॉर्मल है, लगभग हर बच्चे को पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं नोट करा देता हूं। जो आपका न्यूटन का प्रथम नियम है, ये बेसिक सवाल है न्यूटन का, लेकिन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है, ये क्वेश्चन आएगा। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है, तो किसको बताओगे, यहाँ पे सीधा सीधा आपको जड़त्व का नाम बताना है। जड़त्व को ये परिभाषित वहां पे करता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शक्ति की इकाई क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या होती है, बिल्कुल इजी सवाल हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या होता है, वाट होता है। और एक चीज ये भी नोट कर लेना, 1 वाट बराबर आपका 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 जूल प्रति सेकेंड भी आपको होता है, ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। अब तो एक क्वेश्चन ये अब मैं इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूँ। अच्छा सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देके यहाँ पे जाइएगा। अच्छा ये बताओ कि जो मान लो कोई, जैसे ये मान लो, जैसे घरों में पहले हम लोग दिया सलाई जलाते थे, मतलब दीपक जलाते थे, लालटेन जलती थी, तो हमें ये चीज बताना कमेंट बॉक्स सारे बच्चे कि जो उसमें जो मिट्टी का तेल यहाँ पे होता है, अब यहाँ पे जो बाती जला करती है, तो ये मिट्टी का तेल कौन से कारण के कारण ये बाती के द्वारा ऊपर आता है और ये जला करता है। ये इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स बताना क्या राइट आंसर हो जाएगा। कि जो घरों हम लोग दिया सलाई या लालटेन का यूज करते थे, जो उसमें बाती वहां पे डाली जाती है, जो मिट्टी के तेल में रहती है, क्या कौन सा ऐसा कारण होता है कि जो मिट्टी का तेल उसी बाती के द्वारा ऊपर हो जाता है और वो हमेशा जला करता है, ये घटना किस वजह से होती है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आपको बताना। मैं सभी के आंसर का यहाँ पे वेट करूंगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि अब टाइम आपके पास कम बचा हुआ है, अब जितना हो सके आप एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे ना, उसकी प्रैक्टिस वहां पे करना स्टार्ट कर देना। अब अगर वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चलोगे, आप जब भी पेपर में बैठोगे, आपके एग्जाम में यकीन मान चलना क्वेश्चन वहां से आपको जरूर वहां पे दिख जाएंगे। तो ओके दोस्तों, कल हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।